एक इंसान की जॉब चली गई है, बैंक के लोन चल रहे हैं, फैमिली की लगी पड़ी है और आप ज्ञान दे रहे हो कि खुश रहना चाहिए। ये मैम पॉडकास्ट पे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जिस पे बीतती है ना, सब है तब तो सब खुश है। असली विजेता वही होता है जब कुछ नहीं है और वो उसमें भी खुश रहे। सो दो ही रास्ते हैं, या बैठ के मातम बनाओ या ये सोचो कि कुछ लोग कहते हैं मेरी जिंदगी का समय बहुत मुश्किल चल रहा है। डिफिकल्ट टाइम ही हमारे कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है। मेरी हैप्पीनेस के लिए मेरे फैमिली मेंबर सराउंडिंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज ऑफ देम आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि जब भी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पंगा हो जाए तो एक चीज हमेशा याद रखना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो उसे मुझे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तुम्हें रिएक्ट करना भी है ना, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा समय दे दो, क्योंकि गुस्से में आया हुआ रिएक्शन हमेशा हमें पछतावा ही देके जाता है। आपकी टेक्निक बहुत जबरदस्त है, जोरदार है, सुनने में बड़ी मजेदार लगे, लेकिन टाइम नहीं है अपने। ये रील क्या है ना, ये सस्ता नशा है। तो जितने भी लोग हैं सस्ते नशेड़ी बोलते हैं ना, तो ये डोपामिन, तुरंत डोपामिन मिल रहा है, तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। ये ड्रग्स का बिजनेस हो या अल्कोहल का बिजनेस हो, everything। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इंसान को हैप्पीनेस चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि हैप्पीनेस इज जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो हम लोग है ना एक इंतजार में रहते हैं कि एक दिन आएगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। यही इंसान का प्लान होता है। बट जो लोग एक दिन के इंतजार में है ना, आप देख लो इतिहास उठा के, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनूप गुप्ता पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। और आज का एक बहुत ही खास पॉडकास्ट है। रीज़न बीइंग कि आज हम में से ज़्यादातर क्या, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास बहुत कुछ मिल गया लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आंसर इज़ हैप्पीनेस। हर कोई इंसान उस अल्टीमेट हैप्पीनेस और जॉय के लिए भाग रहा है। तो ये हैप्पीनेस क्या बला है, कहाँ मिलती है, कैसे इसे अचीव कर सकते हैं और किस तरह से हैप्पीनेस का आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल वेलबींग से कनेक्शन है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, जिन्होंने आज तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स में ट्रेनिंग दे चुके हैं। इंडिया के बाहर 6 से ज़्यादा कंट्रीज़, और सबसे बड़ी बात, यूएस की पार्लियामेंट में उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। बहुत कम लोग कर पाते हैं। सी इज़ नन अदर देन हिमानी जी। एंड उनको अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, हिमानीज़ हैप्पीनेस हब के नाम से उनका एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो हिमानी जी, जैसा कि आप पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने हैप्पीनेस के बारे में सिखाया है, एंड यू आर द फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस हब। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है आपसे कि भाई लोग दुखी क्यों हैं, खुश क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है? कहते हैं कि मतलब जिंदगी में हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें खुश रहने का महत्व नहीं पता। ओके। हमने ज़िंदगी में ना खुश रहने के ऊपर फोकस नहीं किया। हमने ज़िंदगी में ना उसको पर्पस के रूप में नहीं लिया। हम एक चीज़ भूल गए हैं कि जब हम इस धरती पे आते हैं, भगवान हमको जब एक इंसान रूपी जन्म देता है तो किस चीज़ के लिए देता है? क्या बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी के लिए, बहुत सारा स्ट्रगल करने के लिए, बहुत सारा स्ट्रेस उठाने के लिए, पूरी दुनिया का बोझ उठाने के लिए? नहीं, भगवान तुमको ये लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए भेजते हैं कि जा बेटा, मनुष्य रूपी जीवन इस धरती पे सारे जीवों में से सबसे बेहतरीन जीव तुझे मैं बना के भेज रहा हूँ। सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। तो हमें ये लाइफ को कैसे जीना चाहिए? जब दी बेस्ट मिला है तो दी बेस्ट तरीके से जीना चाहिए। और इसलिए भगवान हमें वो फीलिंग भी देते हैं। हमें जब बच्चे बन के भेजा था तो हमको बताया कितना खुशी से हमको अंदर प्रोग्राम किया था। हम छोटी-छोटी बात पे कितना खुश रहते थे, कितना मज़ा उठाते थे। हर चीज़ को 100% करते थे। हँसना है तो 100% हँसना है, और रोना है तो 100% रोना है, पर ट्रू। रो के खत्म करनी है बात। फिर हम्म। हम मन में नहीं भरते थे कि मम्मी तुमने मुझे ऐसा किया। नहीं, हमें कभी याद भी नहीं है। आज मम्मी ने डांटा, हम आधे घंटे के बाद उसके क्या गले लग रहे हैं, राइट? राइट। तो हम चीज़ों को भुला देते और खुशी, ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर था कि राइट। हम मस्ती में रहते थे, मौज में रहते थे, हर चीज़ को 100% करते थे। बट ज़िंदगी की इस जर्नी में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर दुनिया सिखाती है, अरे ज़िंदगी एक रेस है, भागो, दौड़ो, हाँ। ये करो, वो करो, और फिर हम खुश रहने का महत्व ही छोड़ देते हैं। और हमें लगता है यही स्ट्रेस भरी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है। तो अगर आप वापस रिकॉल करोगे कि हम इस धरती पे आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, बेस्ट जन्म मिला है और इसको बेस्ट तरीके से जीना है, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस। और फिर हम्म। आप दुख में से खुशी में कैसे रहना, उसकी तरफ जर्नी करोगे। पर जब तक वो अवेयरनेस ही नहीं हुए, हम दुखी ही दुखी रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर टाइम जब मैं बिजी वर्किंग प्रोफेशनल से बात करता हूँ और वो बात करते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि पर्पस, जैसे पैसा कमाने का एक पर्पस है, राइट, वेट लॉस करने का एक पर्पस है, हेल्दी रहने का एक पर्पस है ना। हैप्पीनेस का जो पर्पस है वो डिफाइन नहीं है। हाँ। और यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी, जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े कुछ क्लेम्स लिखे रहते हैं, राइट। जैसे इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट होता है, उसके नीचे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो व्हाट आई हैव सीन पीपल कि मैं जब 10th में टॉप करूंगा तब मैं खुश हूँगा, मेरी सैलरी 50,000 होगी तब मैं खुश हूँगा। सो हैप्पीनेस इज जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
तो हम लोग है ना एक इंतजार में रहते हैं कि एक दिन आएगा, हाँ, एक दिन आएगा, मेरा सब सही हो जाएगा, मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। उसके बाद यही इंसान का प्लान होता है। ट्रू, बट जो लोग एक दिन के इंतजार में है ना, आप देख लो इतिहास उठा के, वो एक दिन कभी नहीं आता। तुम्हारा हुँ, आज ही तुम्हारा कल बना रहा है, और तुम आज में ही उदास हो तो तुम कल का मैनिफेस्टेशन ही उदासी भरा ही करोगे। आज का स्ट्रेस तुम्हारे कल में अगर तुम्हारा गोल भी लेके आएगा, पर वो गोल के साथ वो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। आज आप कितने लोगों को देखो जो सक्सेसफुल हो गए, जैसे ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा है कि मैं जब छोटा था मुझे मानना ऐसा, मैं मानता था कि अगर मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो खुश जाऊंगा। हो जाऊँगा। बोले मैं एक्टर बन गया, मुझे खुशी नहीं मिली। फिर किसी ने कहा जब तेरी फिल्म हिट हो जाएगी तब तुझे खुशी मिलेगी। मेरी फिल्म हिट हो गई, फिर मुझे खुशी नहीं मिली। किसी ने कहा तेरी तू जब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा तब तुझे खुशी मिलेगी। बोले मैं 100 करोड़ में भी आ गया, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि खुशी किसी की मोहताज नहीं है कि ये मिला तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ये राइट, मिला तो। तब मैंने जिंदगी में हैप्पीनेस का मीनिंग चेंज किया, और आज मैं जिंदगी के हर पल में हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करता हूँ, हैप्पीनेस पाता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। तो दैट इज द थिंग। आप इंतजार मत करो कि कुछ होगा तो मैं खुश रहूंगा। अरे जो तू है, जो चल रहा है ना, उसी में खुशी मना। जैसे एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। हमेशा ये गलती करते हैं, एग्ज़ैक्टली। एक दिन जहाँ पे पहुंचूंगा। नो नो नो, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। तो जर्नी में खुश नहीं है ना, तो तेरी डेस्टिनेशन में पहुंच पे भी तू उदास ही उदास होगा। बिल्कुल, अब लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एक इंसान की जॉब चली गई है, ठीक है? बैंक के लोन चल रहे हैं, फैमिली की लगी पड़ी है और आप ज्ञान दे रहे हो कि खुश रहना चाहिए। हम्म। ये मैम पॉडकास्ट पे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर हम्म। जिस पे बीतती है ना, हम्म। उसको बड़ा बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। तो हाउ टू बिकम हैप्पी इन इन दैट दिस मोमेंट मतलब जहाँ लगी पड़ी है सब तरह से? लगी पड़ी है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट हाँ, अच्छी बात में मतलब मुन्ना भाई की भाषा में बोले वाट लग गई। व्हाट लगी पड़ी है, हाँ, तो समझ लो मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में लगी पड़ी है, ज़िंदगी की हाँ, बोले वाट लग गई है, हाँ, तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। अब नेचुरली, लॉजिकली अगर आप बोलेंगे कि यार इतना टेंशन है, तो फिर इंसान खुश कैसे रह सकता है? बिल्कुल सही बात है। राइट? वो एग्री करती हूँ मैं। पर क्या तुम्हारे खुश न रहने से, तुम्हारे ज़्यादा टेंशन में रहने से, दुखी रहने से क्या सॉल्यूशन आ रहा है? नो, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा? तो टेंशन लेने से अगर सही हो जाएगा तो चलो हम ग्रुप में मिलके टेंशन लेते हैं। हाँ, मैं भी आपके घर पे आती हूँ थोड़ा टेंशन लेने के लिए। मैं आपको कंपनी देती हूँ टेंशन में आने के लिए। हाँ, बट अगर आपको पता है, ये हर एक इंसान बोलेगा कि हाँ, दुखी रहने से तो सॉल्यूशन नहीं आएँगे, मेरे टेंशन लेने से सॉल्यूशन नहीं आएँगे, तो वहीं आपकी कड़ी परीक्षा है। वहीं पे आपको हैप्पीनेस प्रैक्टिस करना है कि सब नहीं है ना, सब है तब तो सब खुश है। असली विजेता वही होता है जब कुछ नहीं है और वो उसमें भी खुश रहे, और वही प्रैक्टिस तुमको महान बनाती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हुँ, थॉमस अल्वा एडिसन हुँ, जबरदस्त बंदा है, हुँ। क्योंकि उसकी जिंदगी को आप देखो। वो उसको पैशन था, मुझे बल्ब बनाना है, बल्ब लट्टू बनाना है। बनाने का पैशन था। हाँ। और आप देखो उसकी जिंदगी की भी बात करो तो वो लगी पड़ी है, क्योंकि हाँ, वो जितनी भी बार बेचारा एफर्ट डालता ना, फेल। हुँ, जितनी भी एफर्ट, आप सोचो आप ऑफिस में कोई परफॉर्मेंस देना चाहे, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करो और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए। हाँ, 2 बार दोगे, आप 5 बार दोगे, 10 बार दोगे, 20 बार दोगे, कितना दोगे? सही ये बात, बंदा लगा है, लगा है, लगा है, कैन यू बिलीव 999 बार वो फेल हुआ। राइट, 999, इतना डेयर। अगर 999 बार अगर आपको जॉब से रिजेक्शन मिले, आप कहेंगे मुझे जॉब ही नहीं करनी। हुँ, 999 बार आप मैथ्स में फेल हो जाओ, आप तो पढ़ना छोड़ दो। 999 मतलब कोई ट्राई भी नहीं करेगा। ये सही है। बंदे ने किया, और जब उसको फेलियर मिला और उसके बाद भी उसने डेयर करके हज़ारवां प्रयत्न किया। हुँ, तो वो हार नहीं माना। उसने ये नहीं कहा कि अब मुझसे नहीं हो सकता, मेरा भविष्य खराब है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी की लगी पड़ी है मैं। उसने उसमें भी होप लगाया, 999 नहीं, 1000वें में हो सकता है तो। तो यही होप देखो 1000वें प्रयत्न पे इस पूरे विश्व को उजागर कर दे, पूरे विश्व को रोशनी से भर दे, इतना बड़ा आप देखो रिज़ल्ट दिया। तो कई बार भगवान जब हमसे कुछ बहुत बड़ा कराते हैं, तो ऑफ कोर्स यार उसके शेप करने में, उसको रीबिल्ड करने में टाइम तो लगता ही है। तो इसी होप में अगर वो रहे, तो इसलिए बिजली का बल्ब बना पाए। पर अगर आज की भाषा में बात करें, वाट वाट लगी पड़ी है, ज़िंदगी की लगी पड़ी है और वो दुखी हो जाते, वो कभी बिल्ड नहीं करते। और उनको किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि आप इतनी बार फेल हुए, फिर भी आपने प्रयत्न किया, तो मतलब ये जर्नी कैसी रही? आप उदास नहीं हुए? आपको नहीं लगा कि सब तोड़-फोड़ के छोड़ दूँ? हुँ, उसने कहा, कौन कहता है कि मैं फेल हुआ? अरे हुँ, मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढूँढ निकाले, जिस रास्ते पे तू लाख प्रयत्न करेगा पर बिजली का बल्ब नहीं ढूँढ पाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज़ द एटीट्यूड, राइट? तो आपने 2 चीज़ें बताई कि जब हमारी लाइफ़ में डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, राइट? हुँ, सो 2 ही रास्ते हैं, हुँ, या बैठ के मातम मनाओ हुँ, या ये सोचो कि मेबी परमात्मा आपको तैयार कर रहा है कुछ बेटर देने के लिए। हुँ, कुछ सेल्फ एनालिसिस करने की हुँ, ज़रूरत है हुँ, कि लाइफ़ में हम कहाँ पर हुँ, मिस्टेक कर रहे हैं, इम्प्रूव हुँ, करने की ज़रूरत हुँ, है। एंड दूसरी अच्छी बात मुझे लगा जो आपने बताया होप, हुँ, राइट? राइट। और एटीट्यूड की बात है, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड या डिफिकल्ट टाइम, मतलब
कुछ लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी का समय बहुत मुश्किल चल रहा है, डिफ़िकल्ट। बहुत पर डिफिकल्ट। डिफ़िकल्ट टाइम ही हमारे कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है। हम्म। अगर आप मिट्टी का ढेर पड़ा है, उसको ऐसे ही पड़े रहने दो, कुछ नहीं होगा। पर उसको पीट-पीट के जब वो मटके का शेप लेता है, तभी हम्म। तो उसकी ज़िंदगी में कोई शेप आता है। हर चीज़ को जब आप कहते हैं ना तोड़ो-फोड़ो, तभी तो वो नया स्वरूप लेता है। तो जब हमारे साथ में डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तो हम उसको बुरा ही क्यों मानें, ओके। राइट? उसका भी तो एस्पेक्ट अलग देख सकते हैं व्हाई कि मी, मतलब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता हाँ, है कि मेरी रिलेशनशिप भी ठीक चल रही है, मेरी जॉब में चैलेंज चल रहा है, मुझे कोई दुनिया से व्हाई मी क्वेश्चन चलता रहता है हमेशा हाँ, बहुत सारे लोगों में, या और वो बहुत पेनफुल होता है लोगों के लिए। यस, तो मैं हमेशा कहती हूँ व्हाई मी ना उसको मत रो, ट्राई मी करो। क्या बात है। भगवान को बोलो ट्राई मी, ट्राई मी। व्हाई मी। और व्हाई मी वाले लोगों को मैं इतना ही कहूँगी जो हमेशा कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों दिया। सिंपल, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर थे, जो हम्म। बहुत अच्छा खेलते थे, और उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए और उनका कंपल्सरी खेलना बंद हो गया, करियर भी फिनिश हो गया। हम्म। तो एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि सर, आप तो इतने बड़े लेवल पर थे और आप कहाँ तक पहुँच सकते थे, और आपने मतलब ऐसा आपके साथ हो गया, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया ना, आपने कभी भगवान को कंप्लेन नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं छोटा था ना, तो मेरे क्लास में ना किसी को बैडमिंटन का शौक नहीं था, मुझे वो शौक था। मैंने तब नहीं पूछा कि मुझे भगवान ये शौक क्यों दिया। फिर हम्म। जब मैं स्कूल के में अंदर खेलता था ना, सारे बच्चों में बेस्ट खेलता था, तब मैंने ये नहीं पूछा कि वाई मी, मुझे ही इतना अच्छा क्यों खेलने की टैलेंट दी। फिर धीरे धीरे आगे टूर्नामेंट्स होने लगी और मेरा सिलेक्शन होने लगा। मैंने कभी नहीं पूछा, मेरा रीजनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ, मैंने कभी नहीं पूछा कि भगवान वाई मी। जब मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तभी भी मैंने भगवान को नहीं पूछा कि क्यों मेरा ही सिलेक्शन क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं पूछा। और जब मैंने अवार्ड्स जीते, जब मैंने शील्ड्स जीते, मेडल्स जीते, तब भी मैंने भगवान को कभी नहीं पूछा व्हाई मी। तो आज जब बुरा टाइम दिया, तो मैं कैसे, किस मुंह से पूछूं व्हाई मी, अमेजिंग, राइट? ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल, यस। मतलब बहुत ही पावरफुल इंसाइट। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा पॉज करिए और आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करिएगा कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अपने अंदर ये वाई मी कह रहे हैं। इट्स रियली एन आई ओपनिंग एंड ब्रेक थ्रू आपके लिए मिल सकता है। सो वेरी नाइस। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम रहा जहाँ पर आप अनहैप्पी थे, या ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जहाँ से एक वुमेन जो एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी एंड यू बिकम ए हैप्पीनेस कोच? मैं वही कह रही हूँ, मेरी लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम आया ना, उसने ही आज मुझे सब कुछ दिया। अगर वो बुरा टाइम नहीं आता, तो मैं कभी ये नहीं बनती। मेरी ज़िंदगी की जर्नी बहुत लोगों को पता होगा, मैंने कई बार इंटरव्यू में शेयर किया है कि मैंने एमबीए किया, मैं कॉर्पोरेट में थी, रिलायंस, बिरला जैसी बड़ी कंपनियों में मैनेजर की पोजीशन पे, सब कुछ सही था। बट मैं लाइफ में बिल्कुल अनहैप्पी थी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, हुँ, उसमें कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई आरजे है, कोई पायलट है। तो हुँ, उनको जो बहुत पसंद है ना, वही काम वो लोग कर रहे हैं। तो वो अपने काम से ना बहुत एक्साइटेड रहते थे। मतलब मेरी फ्रेंड हमेशा इंतज़ार कर रही है कि भाई मैं मंडे जब जॉब पे जाऊँगी कितना मज़ा आएगा, या मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मैं मेरी नेक्स्ट फ्लाइट ले रहा हूँ। तो ये जब बातें करते थे, मुझे लगता है यार वाओ! वो अपने काम से कितने खुश हैं, और मेरे को मंडे आ गया, मेरा हाल बेहाल है। डिप्रेशन। तो डिप्रेशन है। और 2 साल ज़िंदगी के ऐसे चले, मैं इतना नेगेटिव हो गई उस पीरियड में कि यार मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मुझ में कोई कला नहीं, और मैं भी ये बोलती थी व्हाई मी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा करियर नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। मैं आपको बताऊँ, जब आप ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत नेगेटिव रहते हैं ना, तो हमारी सबसे पहली असर ना हमारे बॉडी पे होती है, हमारी यस, हेल्थ पे होती हेल्थ है। पे होती है। और सबसे बड़ा बात, मैं इतनी छोटी उम्र में, यू वोंट बिलीव, मुझे थायरॉइड डिटेक्ट हुआ। एंड आई वाज़ हुँ, लिटरली शॉक्ड कि मुझे इस उम्र में ऐसी कोई चीज़ तो मैं करती नहीं हूँ, और मेरा रूटीन भी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे थायरॉइड हो। और हुँ, मैं डॉक्टर्स के पास भी गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ बेटा, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, पर अब आ गया है थायरॉइड, तुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। हुँ, और उस बात से मैं अड़ गई कि मैं दवाइयाँ क्यों लूँ? मैंने ऐसा तो क्या किया कि मुझे थायरॉइड हो गया? हुँ, तो मैं उस जंग में छिड़ गई, मतलब, और हुँ, जंग लड़ने लगी अपनी बीमारी से। और मैंने रिसर्च करना शुरू किया, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पता चला कि 90% डिसीज़ेज़ इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक, ट्रू। और उसके पीछे थॉट्स हैं। एंड हुँ, मैंने लिटरली स्टडी किया, तो पता चला कि दुनिया की हर बीमारी और उसके पीछे के मतलब पूरे थॉट्स, उसके पीछे का विज्ञान, कि कौन सा थॉट बॉडी के कौन से पार्ट पे असर करता है, ये भी हमें मतलब सीखने को मिलता है। एंड आई जस्ट हुँ, लर्न कि ओ माय गॉड। तो मुझे थायराइड के पीछे का रीजन पता चला, साइकोलॉजिकल थायराइड का रीजन है। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सप्रेस्ड इमोशंस, व्हाई यस, मी? मुझे ही ऐसा क्यों दिया। एंड लिटरली मुझे पता चला कि अच्छा, इसकी वजह से मुझे थायराइड आया। और हुँ, तब मैंने डिसाइड किया कि ये बीमारी मुझे अगर मन से आई है, तो इसका इलाज
आज भी मैं मन से करूंगी, मेरे क्या बॉडी बात को, है। मेरे तन को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दवाई खा के हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि क्रिएट ये माइंड ने किया है। एंड हम्म। एट द टाइम आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब कुछ मैंने जिंदगी में किया। यू वोंट बिलीव, इन द 90 डेज ओनली, 90 डेज का एक सुपर रूटीन मैंने फॉलो किया, और 90 डेज के बाद रिजल्ट ये आता है, मेरा रिपोर्ट 100% थायराइड गॉन। क्या बात कह रही और आज हैं। 15 साल में वो कभी वापस नहीं आया। अमेजिंग, या ट्रूली अमेजिंग, सो इनक्रेडिबल। और मैं 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज बीइंग इन डायबिटीज़ रिवर्सल फील्ड, मेरे पास भी जो हज़ारों पेशेंट्स आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है। मैं बोलता हूँ कि ये बढ़ा क्यों, इसके पीछे जाओ। राइट। तो जो साइकोसोमेटिक माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बात की, ये वाकई में ये सत्य है। और शायद यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लाइफस्टाइल बीमारियाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जो हम्म पहले कभी नहीं होते थे। हम्म। मेंटल हेल्थ लोगों की बिगड़ती जा रही है। इतनी बिगड़ रही है। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि आपके लिए अगर हैप्पीनेस को डिफाइन करना हो, तो हाउ यू डिफाइन हैप्पीनेस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, हैप्पीनेस मतलब जिंदगी को जीना। क्योंकि मैं ना जिंदगी को बहुत महत्व देती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को ये पूछती हूँ कि हिमानी, इस जन्म से पहले तू कहाँ थी? हम अपने आप को कितने भी सक्षम मान ले, हम बोलते हैं हम हम्म। तो चांद पे पहुंच गए, हम तो मंगल ग्रह पे पहुंच गए। हम्म। भाई तुझे ये पता है कि तू इस जन्म से पहले क्या था? हाँ। हम पूरे दुनिया की बात करें, हमें खुद की बात पता नहीं है। और तुझे ये पता है कि तेरा इस जन्म के बाद क्या होगा? राइट। सो तो मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ कि हिमानी, इससे पहले क्या था तुझे नहीं पता, इसके बाद क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। तो आप सोच लो, इसके बाद मैं इंसान बन के इस धरती पे वापस आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं पता। मैं इसी धरती पे आऊंगी कि एलियन बन के किसी और ग्रह पे जाऊंगी, नहीं पता। अच्छा, इसी धरती पे आऊंगी तो इंसान बन के आऊंगी कि कोई एनिमल बन के आऊंगी? हो सकता है हम छिपकली बन के आए, हम चूहा बन के आए, कुछ भी हो मेंढक बन सकता के है। आए, और फिर दुनिया में लोगों को देखे कि वाह क्या इंसान रूपी जन्म है। राइट। मेंढक हमको देख के यही तो सोच रहा होगा, हम्म। छिपकली दीवार पे यही तो सोच रहा होगा कि कितना मस्त लाइफ जी रहा है। तो हम्म। जब हमें वो लाइफ मिली है, तो हम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, हम उसको क्यों नहीं अच्छे से जीते? तो बस हमेशा यही लगता है कि एक लाइफ मिली है, आगे का पता नहीं है, और उस लाइफ में भी काफ़ी समय निकल गया है, और हाँ। कितना हाथ में है वो भी नहीं पता है। सो कब किसकी टिकट कट जाती है हमें नहीं पता होता। तो राइट। जो पल है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा मोमेंट है, मैं उसको कैसे अच्छे से खुल के 100% जी सकती हूँ, दैट मीन्स ये हैप्पीनेस जिंदगी टू ना मी। मिलेगी दोबारा। यस, या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये है कि अमेजिंग। मेरे लिए खुल के उसको जीना, हर चीज़ को 100% करना, हैप्पी रहना उस मोमेंट में। जैसे आज के आपके साथ बात करूँ तो भी मुझे फिर दुनिया की कोई चीज़ की परवाह नहीं है। मैं 100% उसको एन्जॉय करूँ, बिकॉज़ ये पल मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो उसे वेरी अगर मैं नाइस। करने के लिए ही करूँगी, तो शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, ये मोमेंट भी मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो डू राइट। इट विथ द होल हार्ट, सो दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी। ग्रेट। अभी मुझे ना बहुत लोग मिलते हैं, जब हम बात करते हैं कि इनकी वजह से ना मैं खुश नहीं हूँ, ये मेरा ध्यान नहीं रखते। मतलब मेरी हैप्पीनेस के लिए मेरे फैमिली मेम्बर, सराउंडिंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज ऑफ देम आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो खासकर वुमेन्स में मैक्सिमम पैटर्न्स मैंने देखे हैं। ये मानो, अगर आप हैप्पीनेस को किसी के ऊपर लटका के रखोगे कि इसकी जिम्मेदारी है मुझे हैप्पी करे। हाँ, मेरे इन लॉज, मेरे हाँ हस्बैंड, मेरे ये नेबर्स, एनी सिचुएशंस, मेरा हाँ जॉब, मेरा बॉस, हाँ। बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस स्टफ आई एम नॉट हैप्पी। राइट। मैं ये कहूँगी, डेफिनेटली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की इफेक्ट तो होती ही है, पर जब आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो तो ये समझना चाहिए कि इस वक्त अगर मैं अपनी ज़िंदगी को किसी और के भरोसे छोड़ दूंगी, तो वो जैसे लोग हैं ना वैसी मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर मेरे आसपास के लोग टॉक्सिक है ना, तो मैं भी टॉक्सिक ही बन जाऊंगी। तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हैप्पीनेस। मानो आप कैसे हो पता है, आप टीवी की तरह हो और आपका रिमोट आपने किसी को दे दिया। अब मेरी सास डिसाइड करेगी कि आज मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना है, मेरा राइट। हस्बैंड डिसाइड करेगा कि आज मुझे अपसेट होना है कि नहीं होना है, मेरे बच्चे डिसाइड करेंगे कि मुझे खुश करना है कि नहीं करना है। तो आपने अपना रिमोट थमा के रखा, उनको जो चैनल देखनी होगी ना वो चैनल क्लिक वही करेंगे, बटन दबाएंगे। वही बटन। और तुम्हारा खुद का कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं। अब सोचो टीवी क्या फील करता होगा, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं खुद सब सक्षम ऊपर, मेरे कंट्रोल में नहीं हो, रिमोट वाले के कंट्रोल में। तो वैसा टीवी जैसा मत बनो कि अपना सारा पावर होने के बावजूद भी सामने वाले पे सब कुछ आपने छोड़ दिया। वो तय करेगा कि गुस्सा करना है कि खुश रहना है कि नहीं रहना। नो, आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर निर्भर करती है। कोई एक्ट अच्छा करे या ना करे, रिस्पॉन्स देना तो हमारे हाथ में है। हम्म। राइट, भगवान ने कितना अच्छा किया है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रखी, पर उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है वो हमारे हाथ में रखा है, और उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आता है। सो सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है हम्म तब वो डील नहीं हो पाता। तो इज़ हम्म देयर एनी वे और हम्म एनी प्रैक्टिस दैट यू सजेस्ट कि हम्म
जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो, हुँ, तो क्या ऐसा करें जिससे उस मोमेंट में जो रिएक्टिव से हम रिस्पॉन्सिव मोड में आ सकें? हुँ। हमारे साथ आप मतलब हर एक के साथ ज़िंदगी में ना एक घटना घटती है कि हमारे आस-पास के कोई लोग होते हैं जो हमें बहुत मतलब अब्यूज़ कर दें या कुछ इंसल्ट कर दें या कुछ ऐसा बोल दें जिससे हमें इतना भड़कने का मन करता है, गुस्सा लगता है, कैसा होता है मारो इसको या झगड़ा कर लो इसके साथ, राइट? तो मैं हमेशा कहूँगी कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पंगा हो जाए, तो एक हुँ, चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी रिएक्शन देना है, आप 2 रिएक्शन मना नहीं कर रही हूँ, पर रिएक्शन देने में ना थोड़ा-सा समय न निकाल लो, थोड़ा-सा समय रख लो। अगर आप समय को जाने देंगे ना, टाइम इज़ अ बेस्ट हीलर। मैं आपको एक हुँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ उससे, ये रियल एग्ज़ाम्पल है। आपने डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा, महान बिल्कुल, ऑथर, राइट? जी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो जब अपने लेक्चर्स लेने जाते थे, तो वो अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स देते थे और बहुत सारी बातें लिखते थे। जी, तो एक बार उनके घर पे एक लेटर रिसीव होता है। उस वक़्त तो व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, ऐसा ज़माना नहीं था, तो लेटर आता है। तो हुँ। एक लेटर में एक लेडी ने उनको भर-भर के कोसा हुआ है। एकदम मतलब गुस्से वाले शब्दों में लेटर लिखा है और उसमें लिखा है कि आपको ज़रा भी अकल नहीं है, आपको ज़रा भी बुद्धि नहीं है, खुद को इतने बड़े ऑथर कहते हो और आपको ये भी पता नहीं कि अब्राहम लिंकन की जन्मदिन कौन-सा था, उनका ओह! साल कौन-सा था। तो अब पता चलता है डेल कार्नेगी को कि उनको ये बात पता नहीं थी और वो बाय मिस्टेक पूरी उनकी बर्थ डेट ही गलत बोलते थे। हर अच्छा, सेशन में लिखने के टाइम भी। तो हाँ, उन्होंने पूरा भड़का क्योंकि वो उनकी बहुत फॉलोवर रही होगी, डाई हार्ड हाँ, फैन रही होगी। तो उसने कहा कि आप अब्राहम लिंकन को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपको इतनी भी मतलब आपने वो नहीं केयर किया स्टडी कि नहीं आप किया। स्टडी नहीं किया, आप लेक्चर देने के पहले भी एक छोटे बच्चे को भी पता है और आपको नहीं पता। तो ऐसे गुस्से में भर-भर के उनको उन्होंने कोसा। तो हुँ, बोले अपने आप को पहले ऑथर कहने से पहले सब रिसर्च किया करो। हुँ, जैसे ही ये लेटर पढ़ा, अब डेल कार्नेगी का ईगो हर्ट हो गया। मुझे हुँ, ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे हाँ, नहीं पढ़ना तो मत पढ़, मेरे लेक्चर में नहीं आना तो मत आ, पर ऐसे हुँ, कैसे मुझसे बात कर सकती हो? तो डेल कार्नेगी को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने गुस्से में ऐसे ही सेम गालियों वाला लेटर लिख दिया कि तू अपना देख ये वो हाँ, सब लिख दिया। और गुस्से में अपने जो सर्वेंट थे उसको बोल दिया कि तू इसे भेज पोस्ट दे, कर दे, हाँ, भेज दे। अब वो रात को सो गए। दूसरी सुबह उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी बैड लैंग्वेज में और काफ़ी हार्श लैंग्वेज में ये लिख दिया है। बट अब तो क्या, अब तो लेटर चला गया। पर अचानक सर्वेंट आता है, बोलता है सर कल थोड़ा-सा लेट हो गया था ना तो मैं आज लेटर भेज पोस्ट नहीं कर पाया था, मैं अभी करके आता हूँ। वो कहता है रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई। उससे लेटर ले लेते हैं, उस लेटर को फाड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कुछ नया लेटर लिखता हूँ। और फिर दूसरी बार वो लेटर लिखते हैं। 24 घंटे में ही वो देखते हैं कि उनका गुस्सा काफ़ी थम गया है, काफ़ी शांत हो गया है, तो वो अलग भाषा में लिखते हैं कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए, किस तरह से किसी के साथ बोलना चाहिए, मिस्टेक भी है तो भी अच्छे से बोलो, ये सब लिखा। पर उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर 24 घंटे के अंदर ही हुँ, अगर मैं सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, तो मेरा रिएक्शन इतना बदल जाता है, हाँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा और समय निकाल लूँ और हुँ, उस लेडी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा गौर करके देखूँ। और उन्होंने डिसाइड किया कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के लिए मैं इसके ऊपर सोचूँगा, 1 हफ्ते के बाद मैं लेक्चर मतलब ये लेटर हुँ, लिखूँगा। तो होता ऐसा है कि 1 हफ्ते जब वो लेडी की बात को सोचते हैं, तो उनको भी रियलाइज़ होता है कि यार मैं इतना बड़ा ऑथर हूँ और मुझे भी तो ये राह ध्यान रखना चाहिए। इतनी महान हस्ती के साथ मैं ऐसी गड़बड़ कर रहा हूँ। ये तो अच्छा है इस लेडी ने मुझे बताया, वरना दुनिया मेरे पे हँसती, मेरा मज़ाक हुँ, उड़ाती। और फिर जब 1 हफ्ते के बाद लेटर लिखते, पूरा लेटर चेंज। सबसे पहले तो थैंक यू थैंक कहते यू। हैं। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी इज़्ज़त बच गई। हुँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, थैंक यू। और वो कहते हैं उनको कि मैम आपने बहुत मतलब उसको अप्रिशिएट किया अच्छे लैंग्वेज में, हुँ, थैंक यू सो मच और ऐसे भविष्य में मुझे सजेशन भेजते रहना। और उन्होंने कहा कि कभी आप मेरे शहर में आओ, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, मेरे घर में मेरे साथ रुक सकते हैं, मैं आपको होस्ट करना चाहता हूँ। माय और वो गॉड! लेटर उनको लेडी को मिला, वो लेडी का भी हार्ट परिवर्तित हो गया कि मेरे इतने गुस्से का रिएक्शन ऐसा आया। और कुछ ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद वो लेडी उनको मिलने जाती है और होता कुछ ऐसा है कि उसी लेडी के प्यार में डेल कार्नेगी पड़ जाते हैं और आगे माय चल के गॉड! उन्हीं के साथ उनकी शादी होती है, वही उनकी वाइफ बनती है। क्या बात है! तो सोचिए, इट्स एन अमेजिंग। या तो हाँ, रिएक्शन, दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ डेल कार्नेगी। तो हुँ, जब आप रिएक्शन दे देते हैं, आपको पता नहीं आपकी फ्यूचर की कितनी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। बट जब आप राइट, सहम जाते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, तो हो सकता है कि आप ब्यूटीफुल क्रिएशन कर सकते हो। अगर डेल हुँ, कार्नेगी ने भड़क के लेटर लिखा होता, तो शायद ये कभी पॉसिबल नहीं एक होता। अच्छे लाइफ पार्टनर को मिस कर सकते थे। ट्रू। तो मानिए ये बात तो सही है जहाँ पर इसको इसको स्पिरिचुअल तरीके से जब कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं कि जस्ट टेक ए पॉज पॉज फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एंड ब्रिंग अवेयरनेस, राइट? अवेयरनेस, दैट इज ACE, हम्म। अवेयरनेस चेंजेस एवरीथिंग। तो ज़्यादातर टाइम हम जो ऑटो मोड में जी रहे हैं मेरे ख्याल से, हम्म। रिएक्टिव मोड में रहते हैं, किसी ने कुछ किया हम्म। फिर रिएक्ट कर दिया। तो ऐसी डेली रूटीन आपका होता है, या कोई जो ऑडियंस इस बात को सुन रहे हैं कि हम्म। ऐसी कोई डेली रिचुअल्स हो हम्म। जिसको फॉलो करके वो अपने अंदर हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकें?
मुझे जब लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए, हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं उनको बहुत सारे हमारे वर्कशॉप में हम सजेशन देते हैं, जैसे उनको ठीक है, होमवर्क देते हैं ठीक कि है, आप ये 10 थिंग्स है, ठीक उसको है, ना एक दवाई की तरह अपने घर में रख लो, और जब भी आपको लगता है कि मेरे वाइब्रेशंस लो हो रहे हैं, मैं अपसेट हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, बोले इसमें से निकाल के कोई भी दवाई ले लो। ठीक तो है, वो 10 ऑल्टरनेट मेडिसिन है। ठीक है, 1 इज मेडिटेशन। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ, स्टार्ट मेडिटेटिंग उसी ओके, वक्त। और आप जब थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, आप तुरंत देखना कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो शिफ्ट हो जाती है। हुँ, दूसरा सॉल्यूशन है, आप छोटे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के ले क्या आओ और बात आधा है! घंटा उसके साथ खेल लो। कितना भी गुस्से वाला इंसान है, पर अगर छोटे बच्चे के साथ वो खेलता है ना, तो हाँ, उसका एनर्जी जो है वो चेंज हो ही जाता है। बच्चों में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। राइट, तीसरी चीज है, आप कुछ भी उस वक्त नया सीख लो, नया सीखने पे फ़ोकस कर लो। कोई लैंग्वेज के बारे में सीख लो, स्विमिंग के कुछ सेशन ले लो, आपको साइकिलिंग करने का मन है, आपने साइकिल नहीं चलाया है, तो वो चला लो। कुछ भी अलग चीज़ करो जिसमें आप सीख सकते हो। चौथी चीज़ है, आप अपना कोई भी फ़ेवरेट टास्क कर लो। फ़ेवरेट यस। टास्क करने से ही भी ऑन द स्पॉट आपका मूड चेंज हो जाता है। अब फ़ेवरेट में तो मैम नेटफ्लिक्स भी आता है, हाँ, तो जंक कुछ फूड भी पॉज़िटिव आता देख है। लो। इसमें एक सॉल्यूशन ये भी है, मूवीज़। आप कोई भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, अपलिफ्टिंग मूवीज़ देखो। जैसे आप थ्री इडियट्स देखो, आप हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखो, जिसमें आप हँस भी सकते हो और आप कुछ मैसेज लेके जाते हैं। करेक्ट। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, हुँ, कहीं पे भी हो, चलो ऑफ़िस में भी हो, पर किसी आज बॉस ने डाँटा, मूड ऑफ हो गया, एटलीस्ट वो 10 मिनट का ब्रेक तो ले सकते हो, जिसमें 3 गाने अच्छे से सुन लिए आपने। हुँ, जिससे आपका तुरंत ही मूड जो होता है, वो शिफ्ट हो जाता है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। फिर आप कोई भी रॉ फूड खा लो। जैसे आपने एप्पल खाया, बनाना खाया, वाटरमेलन खाया, अब देखना फ्रूट्स की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, वो खाने के बाद मन ना शांत फ़ील करता है। तो आप हुँ, कुछ भी रॉ फूड खा सकते हो, या फिर आप एक्सरसाइज़ पे चले जाओ। आप जॉगिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, आप रनिंग कर लो। तो ये सारी अल्टरनेट मेडिसिन्स हम लोगों को कहते हैं अपने कबर्ड में भर के रखो। ओके, मतलब जब भी आपको लगता है कि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मुझे हैप्पी होना है, तो क्या करें, इसमें से कोई भी प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी उठाओ और अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस करो। आप देखो, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया और कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही जहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसे मुझे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए और उसकी जगह मुझे खुश रहना चाहिए, खुश रहने के लिए जो आपने अल्टरनेट बताया वो? अगर गुस्से की स्पेसिफिकली बात है, तो हम स्पेशली उसके ऊपर एंगर मैनेजमेंट सेशंस लेते हैं, एंगर मैनेजमेंट मेडिटेशन सिखाते हैं। एंगर एक बहुत पावरफुल ऊर्जा है। आपको पता है, एंगर जब हमारे अंदर गुस्सा होता है ना, तो हम ऊर्जा के रूप में तो बहुत पावरफुल होते हैं। बट उसको अगर हम सही वे में डाइवर्ट कर दें, हाँ, तो वो हमारे लिए मतलब एक लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन बन सकता है। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव। क्रिएटिव, यस, वो कंस्ट्रक्टिव एंगर अगर आपको आता है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करोगे तो आप कुछ डेवलप करोगे। पर डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करोगे तो आप सब कुछ बिगाड़ लोगे। जैसे महात्मा गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, वो उनका अपमान था। अब सोचो तो सही, कितना बुरा आपको लगेगा, कितना आप इंसल्टेड फील करोगे, और कितना गुस्सा आया होगा। पर वो पूरी रात में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एंगर को एक दिशा दे दी, उस एंगर को एक मिशन दे दिया, उस एंगर को एक रेज़ोल्यूशन बना लिया कि जिस तरह से तूने मुझे चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के निकाला है, मैं तुझे देश से धक्का मार के निकालूँगा। तो राइट, जब आप अपने एंगर को चैनलाइज़ करते हो, दिशा दे देते हो, तो होता क्या है, वही ऊर्जा आपकी हेल्प करेगी। तो 2 चीज़ें हैं, हम एंगर जब भी होता है, एंगर मैनेजमेंट में 2 चीज़ें बोलते हैं कि सबसे पहला तो जब भी आपको गुस्सा आए ना, एक चीज़ याद रखना, उस वक़्त कभी भी रिएक्ट मत करना। तुम्हें रिएक्ट करना भी है ना, करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय दे दो, क्योंकि गुस्से में आया हुआ रिएक्शन हमेशा हमें पछतावा ही देके डिज़ास्टर जाता है। देता है, सही है। यस, बाद में आप मोस्टली रिग्रेट ही करोगे कि ऐसा नहीं बोलना था, ऐसी बात नहीं करनी थी, चाटा नहीं मारना था। शायद हो सकता है 10 मिनट के अंदर आप तुरंत ही एक नए पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे। आपके स्टाफ ने कुछ गलती कर दी, आपको गुस्सा आ रहा है, करो, 10 मिनट खाली ब्रेक ले लो। 10 मिनट के लिए कुछ और एक्टिविटी करके वही आओ, तो नहीं हो फिर पाता मैम। यस, ये पता सबको है कि ये हाँ, करना चाहिए, गुस्सा नहीं यस। करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लेकिन जब उस मोमेंट पे करने की बारी आती है ना, तब उसका कारण है, विराट कोहली को बोलो कि जाओ जाके मैच खेलो विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो हो सकता है वो विराट कोहली ही ना हो, राइट? वो ओके, इसीलिए इतना जबरदस्त परफॉर्म करता है। सचिन तेंदुलकर को कभी किसी ने पूछा कि आपने 100 सेंचुरी मारी, तो कैसे मारी, तो उसने कहा कि ये 100 सेंचुरी तो आपको दिखी वो मैंने मारी, इतनी तो कैसी हजारों सेंचुरीज मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस में मार दी थी। हुँ, तो उन्होंने जब इतनी सारी प्रैक्टिस की, तब जाके उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। तो अगर एंगर मैनेजमेंट मतलब आपको करना है, या एंगर का आपको इश्यू है, तो आप विदाउट कोई प्रैक्टिस ये मानेंगे कि उसी वक्त में एकदम शांत रह सकते हो, नहीं हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस समथिंग लाइक, जैसे हम अपने वर्कशॉप में कहते हैं, ब्रेथ वर्क। ओके। अलग अलग प्रकार के ब्रेथ वर्क है, हुँ, जिसको हुँ, आप एवरी डे प्रैक्टिस करते हो, ठीक तो है। डेफिनेटली आपका लेवल ऑफ एंगर जबरदस्त कम हो जाएगा। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं कॉर्पोरेट में थी, मैं इतनी भड़कती थी, और मेरा हमेशा ऐसा होता है कि आप कुछ कुछ फेंक दो,
अच्छा। जैसे मेरे हाथ में से मैं मोबाइल फेंकती थी, कप फेंक दिया, पेन फेंक दिया, मतलब दैट इज़ आई शो कि हाँ, देखो मैं मतलब कितनी पावरफुल हूँ, मैं सामने वाले को कंट्रोल कर सकती हूँ। बट हुँ, एक फ़िल्म है ताल, उसमें एक हुँ। बहुत अच्छा मतलब सीन है, आप याद करना, अक्षय खन्ना का एक सीन है, हाँ, हाँ। जिसमें उसके अंकल उसको गुस्से में कहते हैं कि तो फिर मैं क्या करूँ? ऐसा करके उसने एक ग्लास फोड़ दिया। हाँ। तो अक्षय खन्ना क्या करता है पता है? उसके सामने 7 ग्लास फोड़ता है हुँ, और वो कहता है कि एक ग्लास फोड़ने से अगर आपका सच पावरफुल हो जाता है, तो मैंने तो 7 ग्लास फोड़ दिए, मेरा सच और पावरफुल हो गया। तो हुँ। मुझे रियलाइज़ हो कि ये सच में, क्या मैं ये जो रिएक्ट कर रही हूँ, उससे क्या मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उससे सामने चीज़ें वाला बिगड़ रही हैं। हाँ, चीज़ें बिगड़ ही रही है। तो मैंने कॉन्शियसली इसका एनालिसिस किया और फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग ब्रेथ वर्क, जिसके अंदर आप बहुत सारे अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ हैं, पर एक सिंपल कर लो, आप 10 मिनट के लिए एवरी डे सिर्फ डीप ब्रीथिंग करो। ओके। सांस को धीरे-धीरे अंदर लेना है, सांस को धीरे-धीरे बाहर निकालें। अंदर लेना है, बाहर निकालें। आप खाली 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करके अपने आप को 10 दिन के बाद चेक करना, हुँ, कि पहले कोई बात पे मैं कितना रिएक्ट करता था और सिर्फ 10 मिनट 10 दिन करने के बाद मैं आज मेरे रिएक्शन में क्या चेंज आया कि नहीं। और राइट। आज मैं आपको बताऊँ, वो प्रैक्टिस मैं सालों से कर रही हूँ और अब मुझे भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं कब भड़की थी। लिटरली मुझे बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारी दुनिया में रहते हैं, हम गुस्सा नहीं, गुस्सा आता ही है, पर हुँ, जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। शायद राइट। उस वक़्त मैं 10 में से 8 चीज़ों में भड़कती थी, आज शायद 10 में से शायद 1 या 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका ट्रिगर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ब्रेथ वर्क इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू मैनेज योर एंगर। मैम बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ना टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हैं। राइट। इंस्टाग्राम की रील में, हाँ, सोशल मीडिया पे हाँ। इतना बिज़ी हैं कि साँस मर मतलब होता है ना चैन की साँस लेने की फुर्सत नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं बिज़ी हूँ। मेडिटेशन का टाइम नहीं है। आपकी हाँ, टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है, हाँ, जोरदार है, सुनने में हाँ। बड़ी मज़ेदार लग रही है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, जो-जो लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, बाप रे! मेरे पास तो बिल्कुल मेडिटेशन बिल्कुल है, टाइम उसके लिए नहीं है। टाइम भी नहीं अरे! है। मोदी तो से ज़्यादा बिज़ी हैं। हाँ, बस मैं यही पूछने वाली थी कि मोदी जी से ज़्यादा बिज़ी है क्या आप? मोदी जी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, मतलब हमें, हमारे प्रधानमंत्री हमें इतने अच्छे मिले हैं ना कि हमें उनको रोल मॉडल मानना चाहिए। किस करेक्ट। बात में? अपने टाइम मैनेजमेंट के चीज़ों को लेके। एग्ज़ाम्पल, मोदी जी सबसे बड़ी बात, आज इस उम्र में भी कितना काम करते हैं, 21 घंटे काम करते हैं और हुँ। हो ही सकता है ना, आप अपनी कंपनी को मैनेज करें, आपको कितना लोड है, जिसके ऊपर पूरा देश है, कितना लोड और होगा? एक फैमिली के लिए लोग स्ट्रेस में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ यस। 2 बच्चों संभालने में। वो हाँ, तो तो 150 जिस करोड़ की आबादी। देश 150 करोड़ और वो भी अपनी इंडियन जनता। और आजू-बाजू में हमारे मित्र भी बहुत अच्छे हैं, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ट्रू। तो आजू-बाजू का सर्कल आप देख लो, पूरा दिन टाँग खिंचाई होती है, कितना सुनना पड़ता, कितना सब कुछ। पर फिर भी उनका रूटीन है। आप एक उनका शो देखना, परीक्षा पे चर्चा में एक बार वो आए थे हाँ। और उनको पूछा गया कि सर आपकी इतनी एनर्जी का राज़ क्या है? स्टूडेंट ने ही पूछा था कि हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि मैं एवरीडे योग, ध्यान, प्राणायाम करता हुँ। हूँ। मैं अपने हर रोज़ के शेड्यूल में योग निद्रा करता हूँ। वो सिर्फ़ 3 घंटे सोते हैं, आपको पता है? हाँ, हाँ। 3 घंटे सो के बंदा 21 घंटे इस उम्र पे काम करता है। और उनको किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? ही सेड योग योग निद्रा। हुँ। वो योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं। तो योग निद्रा क्या है? एक बहुत एन्शिएंट पावरफुल मेडिटेशन है, जो भारत का ही मेडिटेशन है और भारत के लोग ही उसे भूल चुके हैं। राइट। भारत के लोग उसको करते ही नहीं, फॉरेनर्स उसको बहुत यूज़ करने लगे। तो अगर मोदी जी अपने रूटीन शेड्यूल में से समय निकाल के कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोचो वो कितनी पावरफुल होगी। वो फालतू हुँ। चीज़ तो कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। राइट। तो एटलीस्ट योग निद्रा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने योग निद्रा के 2 ट्रैक्स भी लगाए हुए हैं, कंप्लीटली फ्री है। योग निद्रा की थ्योरी क्या है, योग निद्रा का प्रैक्टिकल, दोनों है। सिर्फ 15 मिनट, दिन में हुँ। 15 मिनट तो कोई भी इंसान निकाल सकता है। सिर्फ 15 रील मत देखना, 15 क्योंकि एक-एक रील आप 1 डेढ़ मिनट की देख लेते हो। हाँ। बस 15 रील के बदले 15 मिनट का मेडिटेशन करो। आप 10 दिन करके बताना कि क्या फ़र्क पड़ा। आपको खुद ही अंदर से वो चेंज नज़र आने लगेगा। ये रील क्या है ना, ये सस्ता नशा है, तो जितने भी लोग हैं सस्ते नशेड़ी बोलते हैं ना, तो ये डोपामाइन तुरंत डोपामाइन मिल रहा है, ट्रू। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। तो हुँ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि आज लोग खुशी को ढूँढने के लिए पहली बात तो ये मुझे बताइए, खुशी कोई ऐसी आइटम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे लोग बाहर ढूँढ रहे हैं? मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रेस में था तो शॉपिंग कर ली, राइट? हुँ, बहुत कॉमन चीज़ है। बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, हुँ, मतलब पीपल आर डूइंग एन स्मोकिंग कर लिया, हुँ, अल्कोहल ले हुँ, लिया, हुँ, फिर हैंग अप कर लिया। हुँ, पीपल आर डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग हुँ, जस्ट टू फाइंड दैट हैप्पीनेस। हुँ, दुबई भी गए, हुँ, गोवा भी गए, अच्छे पिक्स भी लिए, 7 दिन हुँ, की वैकेशन 5 लाख रुपए फूँक के आ गए, लेकिन घर पे फिर भी टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई हो रही है। हुँ, ट्रू। स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, मतलब हुँ, पैसे की कमी नहीं है, करियर बहुत तगड़ा है, लेकिन अंदर से वो खालीपन है। हुँ, तो एक्चुअल में हैप्पीनेस जो है वो कहाँ मिलती है? आप थोड़ा बताइए मुझे? हाँ।
मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इसका पता बता दो, बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। अगर हैप्पीनेस मार्केट में कहीं मिलती ना तो लोग लाइन लगा के खड़े होते, सच में। लोन लेके भी खरीदने को तैयार होते, क्योंकि ये दुनिया में आप बोल रहे हो ना, ये ड्रग्स का बिजनेस हो या हर अल्कोहल का चीज़, बिजनेस हो, एवरीथिंग। यस, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इंसान को हैप्पीनेस चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो हैप्पीनेस को नहीं चेज कर रहा, वो प्लेजर के पीछे जा रहा है। हैप्पीनेस एंड प्लेजर दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। हैप्पीनेस मीन्स व्हाट, जो हमारे सात्विकता में बात करें या हमारे धर्मों में, शास्त्रों में बात करें, जिसे हम परम आनंद कहते हैं, जो खुशी का स्टेट होता है, जो हमारा नेचुरल बीइंग होता है, दुनिया में कुछ भी ना हो और फिर हम अंदर से फिर भी खुश हो। जैसे हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हुआ करते थे। अब गौतम बुद्ध को देखो, जिसके हुँ, पास कुछ सब कुछ था, छोड़ छाड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ के भी वो इटरनल आनंद की खुशी में, मतलब आनंद के स्टेट में चले गए थे। हुँ। उनको कुछ भी चीज़ की उनको नहीं चाहिए था कि मुझे ड्रग्स दो तो ही मैं 10 मिनट खुश रह सकता हूँ। किक नो, मिलेगी। नथिंग, नथिंग। वो जो स्टेट होता है ना, उसको चेस करो, उसके लिए मेहनत करो, उसको अचीव करो। पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेजर के पीछे जा रहे हैं। प्लेजर माने थोड़ी थोड़ी देरों में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, मतलब इंस्टेंट हाँ, ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यस, इंस्टेंट मज़ा आ जाना चाहिए। पर भले इसमें मेरा नुकसान हो जाए, मेरा बॉडी खराब हो जाए, मेरा अकाउंट खाली हो जाए, मतलब हम अभी लास वेगास में मेरा प्रोग्राम था और फिर वहाँ पे मैं देखा पूरा का पूरा, मतलब सिटी है हाँ, जो गैम्बलिंग के पीछे लगा हुआ है और बिल्कुल। लाखों रुपए, मतलब लाखों डॉलर्स हार रहे हैं लोग, पर वो फिर भी आ रहा है, फिर भी खेल रहा है, क्या उसको मिल रहा है? तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर। बट वो चीज़ नहीं देख रहा है कि वो, जब जैसे फॉर एग्जांपल लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं, आज हमारे इंडिया में भी कल्चर हो गया पार्टी हाँ, पार्टी। अब पार्टी इतनी अच्छी चीज़ है, पर पार्टी को हमने ना बुरा बना लिया, क्योंकि पार्टी माने पियो, नशे में आ जाओ और धुत होके खेलो। बस। बस वही हमारा पार्टी माने क्या था पता है? सेलिब्रेशन था, हाँ, एन्जॉयमेंट था। अगर सात्विक पार्टी की बात करें तो कृष्ण भगवान जब रास खेलते थे वो भी एक पार्टी होती थी। हाँ, हम गरबा बिल्कुल। खेलते वो भी एक भजन पार्टी, करते हैं, माने बिल्कुल। सेलिब्रेशन। पर आज राइट। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? मुझे ड्रग्स चाहिए, दारू चाहिए, नशा खाना-पीना, चाहिए, खाना-पीना चाहिए, बस उसके बिना तो वल्गैरिटी, खाना-पीना, जो भी हाँ, बुरे से हाँ। बुरे वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है। तो वो हैप्पीनेस कभी नहीं हो सकती जो आपको कोई भी वे में नुकसान करती हो। जो हुँ, जो आपको हार्म कर रही है वो हैप्पीनेस नहीं दैट है, इज़ प्लेज़र, दैट इज इंस्टेंट प्लेजर। प्लेज़र। यस, बट आप अगर नेचर में बैठे हैं, पानी का खल 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 आवाज सुन रहे हैं और आपको जो खुशी मिल रही है वो हैप्पीनेस है। आप एक छोटे बच्चे के साथ मस्ती में मस्त हो गए, उसके साथ हंस रहे, नाच रहे, गा रहे, वो आपकी खुशी है। जैसे मैं आपको खास कहूंगी कि आजकल एक कल्चर हो गया है कि नशा करोगे ना तो ही डांस अच्छा होता है, तो ही मजा आता है नाचने में। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आओ हमारे गुजरात में, मैं गुजराती हूँ, हाँ, हाँ। और गुजरात में आके आप 9 दिन नवरात्रि का फेस्टिवल देखो। हुँ, पूरा का पूरा गुजरात हुँ। और सारे यंगस्टर्स, ये जेन ज़ी भी ले लो, मिलेनियल्स ले लो, अब तो जेन अल्फा वाले भी आने हाँ, लगे हाँ। हैं। आप देखो पूरा गुजरात बिना कोई नशे के, बिना कोई दारू के, बिना कोई ड्रग्स के पूरी रात झूमता है। और झूमता भी किसमें है? भक्ति की शक्ति में। माँ हुँ, के गरबे है, माँ को डेडिकेट करता है। पूरा पार्टी प्लॉट भरा हुआ है और इतना एन्जॉयमेंट चल रहा है। और हमारे जैसे लोग, हम तो 9-9 दिन फास्ट रखते हैं, सिर्फ नींबू पानी लेते हैं और फिर हुँ। देखते हैं क्या ऊर्जा आ जाती है, 3-4 घंटे जो हम गरबा खेल के। पर उसमें मज़ा इस बात का है कि जो बंदे पी के पार्टी करते हैं, उसको दूसरी सुबह ये तक याद नहीं कि कल रात को तूने कितना एन्जॉय किया था। इसलिए उसको हुँ, आज रात भी पीना है। क्यों? क्योंकि आज रात भी उस वक़्त का प्लेज़र, पर उसको होश ही नहीं है, तो वो कैसे अपने प्लेज़र को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाएगा? पर जब हमारे गरबा होते हैं ना, तो सब हैप्पीनेस के साथ और होश में झूमते हैं। तो पूरा साल, मतलब उसकी एनर्जी रहती है कि वाह! गरबा कितना सुंदर हो, वाह! गरबा कितना। तो एक मुझे लगता है कि वो 9 दिन का हम जब नवरात्रि फेस्टिवल एन्जॉय करते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरे साल का स्ट्रेस वहाँ खत्म हो गया। कोटा पूरा हो गया। यस, तो होश में जो आप करते हैं, जिसमें आपको कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है वैसे करते, उसे हम सात्विक हैप्पीनेस बोलते हैं। हमें ट्रू। सात्विकता चाहिए हैप्पीनेस में भी। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो मैं आपसे रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ कि जब लोगों से पूछता हूँ कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे होश में रहते हैं, तो पीपल सेज कि 8 घंटे सोने में निकाल दिए तो 16 घंटे होश में रहते हैं। एंड आई से देम कि ये 16 घंटे आप जाग तो रहे हो लेकिन बेहोश हो। हुँ, क्योंकि अगर आप सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक देखो, 99% एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग इज़ इन पैटर्न, हुँ, डूइंग सेम थिंग, सेम थिंग। सेम रूटीन, सेम पैटर्न। यस, लग तो रहा है मैं जाग रहा हूँ, हाँ, लेकिन जागते हुए भी बेहोश हैं। हुँ, वो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है, जो लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट है, माइंडफुल राइट, लिविंग है, यस, वो शायद मिसिंग है। खाना भी खा रहे हैं तो हपड़-धपड़ में खा रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ, बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। नॉट, तो आप जो बोल रहे हैं हैप्पीनेस इज़ समथिंग लाइक इस मोमेंट, इस वक़्त, इस द वेरी मोमेंट यस,
इसमें घुस जाओ यार। बस, बस। कितना देखो हमारा थॉट्स का डिस्ट्रक्शन मतलब वो तो हमारा था ही कि हम जहाँ हाँ। पे पूरे डाइवर्ट 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 है। थॉट्स का हम मतलब थॉट्स की वजह से तो हम हमेशा डाइवर्ट रहते ही थे, बट आजकल तो पता है नया कल्चर आ गया, रील कल्चर। हुँ, रील से आप देखो लोग कितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत आप ज़्यादा। खाली ऑब्जर्व करना लोगों को, एयरपोर्ट पे है, सबकी आप गर्दन मॉल ऐसी में है। है, आई डू ऑब्ज़र्व, यस, एंड कर यस। क्या रहे, इंपॉर्टेंट हाँ। काम कर रहे हैं क्या, कोई मीटिंग चल रही है क्या, नहीं, टक 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 टक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और आप पूछना जिसने 50 रील देखी हो उसको भी पूछना हाँ, कितनी, पांच पांच रील बता जो तुझे याद है। कुछ याद नहीं है। 5 भी याद नहीं है, ऑन द स्पॉट ये। अरे थिएटर में आप हाइट्स देख लो, थिएटर में जहाँ इतनी बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखने आए हैं, नीचे काम उसमें से। भी अगर कुछ आ गया कि एडवर्टाइज़ आ गया, फटाफट मैं 5 रील देख लेता हूँ। अरे वो कुछ आ गया, मैं 5 रील देख लेता हूँ। तो आप सोचो कि हम कितने डाइवर्ट हुए पड़े हैं। आप खाना खा रहे हो, आपका एक हाथ में रील चल रहा है, आप कहाँ से वो खाने का टेस्ट एन्जॉय कर पाओगे? आप करेक्ट, घर परिवार में बात कर रहे हो, बात करते-करते भी आप कहाँ वो फ़ोकस्ड है वहाँ पे। राइट। तो फिर आप सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी ही नहीं रहे हो। आप वर्क भी कर रहे हो, वो चल रहा है। अरे इतनी हाइट्स, मतलब मैंने लोगों को देखा है फ़ोन में बात भी कर रहे हैं और रील्स भी देख रहे हैं। तो तुम कैसे उस इंसान को जस्टिफाई कर रहे हो, राइट? तो आप जो भी करें उसको, और मैं तो कहती हूँ रील देखना है ना, 1 घंटा टाइमर लगा और रील ही देख। फिर उसमें हुँ, कुछ मत कर, मस्ती से रील देख। पर जब तू काम कर रहा है, जब तू खा रहा है, जब तू हुँ, परिवार के साथ है, तो फिर उसमें 100% मोबाइल साइड में रख के अपना काम में फ़ोकस कर। करेक्ट, करेक्ट। रील देखना है तो भी फ़ोकस से देख, और काम करना है तब फ़ोकस, दोनों को मिला मत। हिमानी जी, एक चीज़ आपने बहुत कॉमन हमारे मिडिल क्लास में सुनी होगी कि आप पैसे से घर खरीद सकते हो, नींद ले मतलब लग्ज़री लाइफ़ ले सकते हो, लेकिन खुशियाँ नहीं खरीद सकते। हुँ। क्या वाक़ई में मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? देखो, पैसे के लिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि ज़िंदगी में ना पैसों का हमेशा महत्व रखो। कुछ लोग ऐसा कह के फिर अगर बोलते हैं ना वो ग्रेप्स खट्टी है वाली कहानी हाँ, है कि अब हमारे यस, पास पैसा नहीं है तो हम फिर ऐसे ही बात कर देंगे। मुकेश राइट, अंबानी को कभी आपने नहीं सुना होगा कि अगर वो ऐसा कहते कि पैसों से खुशी नहीं आ सकती। अगर वो कह दे तो हम मान लें। सो राइट, पैसा ज़िंदगी में हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा पिलर है। आप विदाउट मनी अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सब चीज़ों में खुश रहूँ, तो आप बहुत बड़े संधी ही हो सकते हो। हुँ, हमारे जैसे कॉमन इंसान को अगर हैप्पीनेस चाहिए तो हमेशा लाइफ में ना मनी का भी इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा, और राइट, मनी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट करो, मनी इन्वेस्टमेंट करो, मनी कमाने के लिए अपनी सोच रखो। कुछ लोग कहते हैं पैसों से ही सारी खुशी थोड़ी है, तो मैं इतना ही कहती हूँ कि भाई पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी तो नहीं है। राइट, और कुछ लोग कहते हैं पर हिमानी, अगर क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं सादी घड़ी पहनूंगा और मैं रोलेक्स पहनूंगा, टाइम तो दोनों घड़ियाँ एक ही सेम बता दी दिखाती है। हैं। पर मैं कहती हूँ कि जिसने रोलेक्स पहनी है वो घड़ी उसका समय दिखाती है, जिसने नॉर्मल रोड साइड घड़ी पहनी हो उसका समय दिखाती है। राइट, तो मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई कहता है कि पर मर्सिडीज़ भी मिले या साइकिल भी मिले, अगर रोना ही है ज़िंदगी में, दुखी रहना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं कहती हूँ कि भाई रोना ही है तो साइकिल से अच्छा मर्सिडीज़ में बैठ के रो ना। हाँ, कम से ए कम एसी के अंदर एसी बैठ कम से कम एसी तो मिलेगा। सो मनी को ना निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगी मनी इज़ हुँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ हैप्पीनेस। बट मनी ही है कि जिसकी वजह से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, ऐसा भी नहीं। वरना अगर ऐसा होता तो दुनिया के इतने बड़े-बड़े करोड़पति इंसान लोग डिप्रेशन में नहीं होते। राइट, तो ऐसे भी लोगों के एग्ज़ाम्पल्स आपने देखे होंगे। सीसीडी का मालिक, राइट? सही उसने बात है। सुसाइड कर लिया। देयर आर हुँ, लॉट्स ऑफ पीपल जिसके पास मनी है और वो लोग सुसाइड करते हैं। ये करेक्ट। दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली हमें सोसाइटी में बहुत गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया है। ट्रू। मतलब हमें बताया गया है आइदर और, एंड नहीं बताया गया है। या तो आप पैसे कमाओगे या खुश रहोगे, या आप बिज़नेस हुँ, में सक्सेसफुल होगे लाइफ में, या आप घर के रिश्ते बना पाओगे। ट्रू। है ना? हमें कोई एक चीज़ के बारे में फ़ोकस हाँ, किया गया, हाँ, लेकिन होलिस्टिक तरीका मुझे लगता है कि भई अच्छा करियर भी हो सकता है और अच्छी फैमिली लाइफ़ भी हो सकती है। हाँ। बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और एक अच्छी स्पिरिचुअल वेल-बीइंग के साथ, हैप्पीनेस के साथ भी लाइफ़ जी सकते जी हो। सकते हो। सो यस। एंड वाली लाइफ़ ज़्यादा बेटर है रादर हाँ, देन आइदर दिस और आइदर दिस, मतलब हाँ, एक्सट्रीम वाली लाइफ़। हाँ। तो ये क्या होता है पता है? जितने भी जैसे लोग सुनते हैं इस वीडियो को, तो हर एक को अपने पर पर्सनली अपना अपना एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कौन से हाँ, लेवल पे हूँ। अगर करेक्ट। कोई ऐसा इंसान है जो आज उसकी परिस्थिति बहुत खराब है और ये अब मान लेता है कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, परिस्थिति खराब है तो क्या बात है, अपने खुशी तो थोड़ी पैसों की मोहताज है। तो ये हुँ, गलत सोच है तुम्हारी। राइट, तुम्हें अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज राइट। कोई इंसान है जो बहुत पैसे वाला है और फिर भी दुखी है, तो उसको अभी पैसे का इंपॉर्टेंस कम करना चाहिए। कमाना, कमाना, कमाना साइड में रख भाई, तू जी ले हाँ, थोड़ा। अब सही तो बात। जीने पे फोकस कर। तो एक बात, एक मतलब दवाई सबको नहीं काम आएगी। इसमें हर इंसान को अपने लेवल पे अपना स्टेटस जज करना पड़ेगा और फिर अपने लिए दवाई डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास तकलीफ़ें हैं, तो पहले अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप सारे प्रयत्न करो, और आज अगर सब पा लिया है, तो अब बस करो, ब्रेक मारना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें हैप्पीनेस के पीछे जाना है। कहते हैं कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। हाँ। पहले बेसिक नीड इतनी तो हो जाए, कम राइट, से कम आप राइट, अपनी राइट। फैमिली, बच्चों की टेक केयर कर यस, सकें, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यस।
हैप्पीनेस का हिमानी जी क्या कनेक्शन है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से? मतलब अगर कोई इंसान अगर खुश नहीं है तो उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? मैं सिंपल कहूँगी कि आपको मैं एक मौका देती हूँ, एक दिन आपको 24 घंटे बिताने हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई 2 ऐसे इंसान ढूँढिए, एक ऐसा पॉज़िटिव है, इतना खुशमिजाजी है और उसको मिलते ही आपको बड़ा मज़ा आता है और दूसरा है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, डिप्रेस रहता है, कंप्लेन मूड में है। आप खुद ही बताओ कि आपको मैं बोलती हूँ एक दिन आपको किसी के साथ बिताना है, किसको चूज़ करोगे? हैप्पी। ऑफ़ कोर्स राइट? आप हाँ। सोचो, जो इंसान हैप्पी रहता है ना, उसको दुनिया पसंद करती है। भले हुँ। ही शायद हो सकता है वो डिप्रेसिंग वाला आपका सबसे ज़्यादा नज़दीक का हो और वो शायद दूर का हो, पर फिर भी हमें मन जो होता है ना बात करने का, उसी के साथ होता है। अरे रैंडमली भी आप कहीं एयरपोर्ट पे खड़े, मॉल में खड़े और 2 इंसान अगर है और आपको ऑप्शन दिया जाए किसी के साथ बात करो, आप यही देखोगे किसके चेहरे के हाव-भाव अच्छे हैं, हाँ। किसके चेहरे पे स्माइल है, मुस्कुराहट है और एक का चेहरा लटका हुआ है, तो आप पहले से ही उसको रेज़िस्ट करोगे। तो कहते हैं जब इंसान है ना दुखी होता है ना, उसको दुनिया धीरे-धीरे दूर करना शुरू कर देती है, उसे रेज़िस्ट हुँ। करती है। आप ये कहते हो कि सब मुझे प्यार नहीं करते, हाँ, सच बात है। जब आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, तकलीफ़ों की बातें करते हो रहते हो ना, तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं और ये कड़वा सत्य है। जितना जल्दी सुन सको, जितना जल्दी अपना सको, ये अपना लो। कोई भी इंसान हाँ, तुम्हें सिम्पैथी दे सकता है, पर तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। पर तुम्हारे वाइब्स क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान ना अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर एक हुँ। इंसान ना अपने स्ट्रेस में जी रहा है। हर एक इंसान को ना अपनी तकलीफ़ है। तो वो वही ढूँढ रहे हैं कि कहाँ से मुझे पॉज़िटिविटी मिले। क्योंकि वो राइट। इतने सक्षम नहीं है कि एक दुखी इंसान को अपनी एनर्जी दे सके। वो खुद भी तो एनर्जी लेते हैं। आप देखो संत महात्माओं के हम सत्संग में क्यों जाना पसंद करते हैं? आज आप देखो प्रेमानंद जी के वहाँ पे कितने सारे लोग जा रहे हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जाके ना उनको सुकून मिलता है। राइट। उनकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। और हमारी ज़िंदगी में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिसको मिलके ही हमारी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, जिसे हम एनर्जी अपलिफ्टर्स कहते हैं। और हुँ। दूसरे होते हैं एनर्जी वैम्पायर। जिसके पास जाके हमारी एनर्जी जैसे खत्म हो जाती है, ट्रू। राइट? तो आप ज़िंदगी में ना जब दुखी होते हो तो आप एनर्जी वैम्पायर बन जाते हैं। आप दूसरों हुँ। की भी एनर्जी ले लेते हो। तो दुनिया ना आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे-धीरे आपके अपने भी आपको साइड करते जाएँगे। पर आप खुश हैं कोई भी परिस्थिति में, तो धीरे-धीरे दुनिया आपको पसंद करेगी, आपके साथ रहना शुरू करेगी, आपसे भी लर्न करेंगे कि भाई इतनी परिस्थितियाँ हैं, फिर भी देख बंदा कितना ज़िंदा दिल है। तो राइट, राइट। हमेशा पर्सनल लाइफ़ में तो बहुत ही असर पड़ता ही है। तो आप खुश रहो और आपकी खुशी इतनी ज़बरदस्त होगी ना, तो आपके आस-पास में अगर कोई नेगेटिव और दुखी इंसान है ना, उसको भी आप अपलिफ्ट कर दोगे। बिकॉज़ ट्रू। हैप्पीनेस हैज़ अ पावरफुल वाइब्रेशंस, वो अपलिफ्टिंग वाइब्रेशंस है। जब हम सैड दुखी रहते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, वो लो होते हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस की क्या ज़रूरत है? तो मैं ख़ास कहूँगी कि आप कोई बिज़नेसमैन हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप गवर्नमेंट में हैं, आप काम क्यों कर रहे हो? ग्रोथ के लिए हुँ। और ग्रोथ माने कैसे वाइब्रेशंस? अपलिफ्टिंग वाइब्रेशन, राइट। पॉजिटिव वाइब्रेशन, राइट? तो आप बताओ आप दुखी हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप गुस्से में हैं, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं? लो वाइब्रेशन लो है। वाइब्रेशन। तो जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो आप लोअर लेवल की चीज़ें ही ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। अगर आपको टॉप पे जाना है, आपको पॉजिटिव क्रिएशन करना है, तो सबसे पहला तो आपको जो शिफ्ट लाना होगा, वो अपने वाइब्रेशन में लाना होगा। आप ओके। कड़ी मेहनत करो, पर मन अगर आपका नेगेटिव ही है, आप कंप्लेन ही करते जा रहे हो, तो कड़ी मेहनत भी आपकी वेस्ट हो जाएगी, मेहनत मज़दूरी बन जाती है। पर हुँ। जब आपका माइंड हैप्पी होता है, आप चीज़ों को अच्छे नज़र से देखने लगते हो, खुश रहने लगते हो, आप थोड़ा काम करोगे ना, वो भी रिज़ल्ट क्रिएट करके दिखाएगा। तो ये जो आपने वाइब्रेशंस की बात कही, तो ये इसको वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करने का क्या मेथड है? हाउ टू अपग्रेड और अपलिफ्ट एनी वाइब्रेशंस? आप अपने आपको सबसे पहला ना अपने वाइब्रेशंस को ना चेक करो। जैसे ओके। लोग कहते हैं कि मेरे वाइब्रेशन मुझे पहले मैं बोलती हूँ तू अवेयर तो हो जा तेरे वाइब्रेशन है कैसे? तो हुँ। मैं इतना कहूँगी कि आप है ना दिन में पूरा आप एक टेस्ट रखो कि आज का दिन मैं फ्री हूँ ना, तो मैं ठीक है। एक बस भले आप संडे का दिन टेस्ट करो या फिर आप ऑफ़िस में भी ये कर सकते टेस्ट करना। टेस्ट क्या करना पता है? हर घंटे जब भी आपको टाइम मिले जस्ट 1-1 मिनट का ना एक बोले अलार्म लगाते जाओ। हर ठीक घंटे है। 1 मिनट बैठो और 1 मिनट में अपने उस घंटे का एनालिसिस करो कि मेरा 1 घंटा कैसा गया? क्या मैंने इसमें किसी की कंप्लेंट करी? क्या मैंने किसी बात पे गुस्सा किया? क्या मैं कुछ बात से चिढ़ गया? क्या मैंने हताशा के विचार किए? क्या हुआ क्या मेरे मन में? क्या मैं ओके। बहुत खुश था? क्या मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ? क्या मुझे कुछ अच्छे क्रिएटिव थॉट्स आए? आपको 1-1 घंटे के एनालिसिस है ना, एक ही दिन में पता चल जाएगा कि मैं एग्ज़ैक्टली कैसे वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा हूँ। ओके। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम फालतू ही विचार करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हमारी आप अपने आप को टैग करते जाना कि ये जो मेरा विचार आया, ये मेरी इमोशन थी, या पॉज़िटिव थी या नेगेटिव थी। तो आप पूरे दिन का जब समरी निकालोगे तो पता चलेगा मैक्सिमम विचार या तो नेगेटिव थे या तो फालतू थे। ट्रू। बहुत कम कंस्ट्रक्टिव और पॉज़िटिव थॉट्स और पॉज़िटिव फीलिंग में हम रहते हैं।
राइट। तो पहले तो अपने वाइब्रेशन को तराशो, किस वाइब्रेशन में हो, और फिर धीरे-धीरे जो वाइब्रेशंस आपको लगते हैं कि यार मैं हमेशा किसी की जेलसी बहुत करता हूँ और इसीलिए लो फील करता हूँ। जैसे किसी को एग्ज़ाम्पल, आपके बाजू में किसी के पास मर्सिडीज़ है, आपको हर सुबह उसको देख के, हर शाम को उसको देख के जेलसी हो रही है, राइट? हुँ, तो एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू? आप सिंपल उस वक़्त अपने वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो। उसकी मर्सिडीज़ देख के अपना गोल बना लो, एक एंकरिंग बना लो कि जब भी मैं मर्सिडीज़ उसकी देखूँगा, मैं अपने आप को कमांड दूँगा कि मुझे अब बीएमडब्ल्यू लेनी है। हुँ। मेरा गोल ऑडी का है या मुझे ऐसी मर्सिडीज लेनी है। तो आप उसके साथ ऐसा कुछ रिलेट कर दो जो पॉजिटिव हो, या जो आप आपके ब्लेसिंग्स भी लिए। दे सकते हैं उसे कि यस, कितनी अच्छी यस, बात है कि उनके यस। पास ये। उसका कैसा अच्छा हो गया ये देखने से अच्छा मैं कैसे ऐसा ही अच्छा डेवलप करूँ। मैं ऐसे क्योंकि माइंड को ना आप जो बोलते हैं ना, माइंड उसी पे लग जाता है। आप कहते हो उसको कितना अच्छा है, वो आपको 10 चीज़ ऐसी दिखाएगा कि देख इसका तो ये भी तो अच्छा है, उसके घर में वो भी है, तेरे पास तो ये भी नहीं है। पर उसकी जगह पे आप कहेंगे कि ओके इसके पास मर्सिडीज़ है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास भी मर्सिडीज़ हो। आपका मन कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। अच्छा इसको हुँ। ये आइडिया दे, ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दे, ऐसा करवा, वैसा करवा। तो आपका माइंड ही वो सारी गेम खेलेगा और माइंड ही है जो आपको ग्रोथ करवाएगा। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, राइट, हुँ। आपने माइंड की बात करी और पर्सनल लाइफ की बात करी। आज की टाइम में एक बहुत ऐसा चीज़ ऑब्जर्वेशन है कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, इट्स बिकम वेरी कॉमन, राइट? सो हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब अगर मैरिड लाइफ है किसी रिलेशनशिप में, हुँ। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है? बिकॉज अगर ये है तो फिर हैप्पीनेस तो बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए अचीव राइट, करना। राइट। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे घर में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो घर में आए और घर वाले खुश हो जाए, और दूसरे जो घर से बाहर जाए और घर वाले खुश हो जाए। क्या तो बात है! पहले ना वो ढूँढ लो तुम खुद कौन-सी कैटेगरी में आते हो और तुम्हारे ओह! घर में कौन से वो लोग हैं जिससे तुम्हारे ये सारे पंगे चल रहे हैं। और हमेशा मैं ये कहूँगी कि जब सवाल अपनों का होता है, 2 लोग होते हैं हमारी लाइफ में, 2 टाइप ऑफ पीपल होते हैं हमारी लाइफ में। एक अपने और दूसरा समाज वाले, दुनिया ओके। वाले, हुँ, रिलेटिव्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ परवाह करनी है तो अपनों की करो, समाज को साइड में छोड़ो। हुँ। समाज, दुनिया, रिलेटिव्स वो सब कुछ, क्योंकि इंडिया में ना एक बहुत बड़ा पंगा है रिलेटिव्स नाम का। बहुत, बहुत। जो रिले मुझे नहीं समझ में आता, मैं हमेशा बड़ी हुई तो यही समाज क्या सोचेगा, समाज मैं हमेशा ढूँढ रही 4 लोग कौन-सा क्या है? हाँ, सोचेंगे? वो 4 लोग कौन है? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम ट्रू। उसी की परवाह में, उसी की चिंता में ज़िंदगी में कितना कुछ करना है, कितने सारे आपके सपने हैं और आप छोड़ देते हो। जब मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना था, सब मुझे ऐसा ही बोल रहे थे कि हिमानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लड़कियाँ नहीं चल सकती, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लेडीज़ को नहीं आना चाहिए नॉट। मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। दुनिया क्या कहेगी और दिल क्या कहेगा, दोनों में अगर चूज़ करना है तो दिल की आवाज़ को चूज़ करो। दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है। क्या बात है! दुनिया की सुनोगे और दुनिया का आपके प्रति जो ओपिनियन है वो तो पूरा बदल जाता है। कभी मैं जब इस फ़ील्ड में आ रही थी, मुझे वही लोग थे जो सजेशन देते कि हिमानी इस फ़ील्ड में नहीं आना चाहिए, ये फीमेल ओरिएंटेड फ़ील्ड ही नहीं, क्योंकि स्टेज पे बात करना, क्राउड को हैंडल करना। पर आज जब मैंने 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया, इतने बड़े-बड़े अमेरिका के मतलब पार्लियामेंट जैसे प्लेटफ़ॉर्म से भी बात की, अब जब मैं कभी मिलती हूँ, मेरे रिलेटिव्स हो या ऐसे लोग हो, तो मैं कहती हूँ कि अब तो मैंने ये कर दिया, तो बोलते हैं, "हाँ, हमको तो पक्का यकीन था कि तू कुछ बड़ा करेगी।" हुँ। तो लोगों के ओपिनियन बदल जाते हैं। बिना पैंदी के लोटे हैं, हाँ। जब जैसी सिचुएशन होगी ढलक जाएँगे। यस। तो मैं ट्रू। हमेशा कहती हूँ 3 प्रकार के लोगों से हम दुनिया में मिलते हैं। एक पॉजिटिव जिसको मिलते ही आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। दूसरे नेगेटिव जो आपको आगे आने में मदद नहीं करते हैं, और तीसरे होते हैं रिलेटिव जो दोनों से खतरनाक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वाट लगा सकते हैं, वो होते हैं रिलेटिव। तो अपनों को ढूँढो। अपने माने कौन? जिसको तू आधी रात को 3 बजे भी हक से बोल सके कि मेरी गाड़ी में पंचर हुआ है, मेरे पास आ जा। जब हुँ। तुम्हारे कोई हॉस्पिटल की नीड हो और तुम्हारे साथ तुम्हें पता है कि अगर 10 दिन भी चौबीसों घंटे मेरे हॉस्पिटल के रूम के बाहर जो खड़ा रहेगा ना, वो मेरा अपना है, जिसको वेरी वो हक नाइस। कर सकते हो आप। हो सकते हैं फिर उसमें आपके कोई रिलेशन में कोई ऐसे आपके कोई कज़िन भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, अंकल भी पर वो पहचान लो कि मैं मेरी ज़रूरत के समय किस पे पूरा यकीन कि ये बंदा मेरे लिए आएगा ही आएगा, मेरे लिए खड़ा होगा तो होगा। बस अगर वो पर्सन वो बस वो ग्रुप बना लो, बाकी दुनिया को गोली मारो, पर वो जो ग्रुप बन गया ना तुम्हारा, फिर हुँ। उसके लिए अपना जी-जान लुटा दो। फिर राइट। उसके लिए सब कुछ करो। थोड़ा-सा झुकना पड़े, झुक जाओ। थोड़ा-सा लेट गो करना पड़े, लेट गो कर दो। ईगो को गोली मारनी पड़े, गोली मार दो। पर वो मेरे अपने हैं ना, और ज़िंदगी में सही मज़ा, असली मज़ा अपनों के साथ है। हैप्पीनेस का रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा पिलर है। आप हुँ। हैप्पीनेस को कभी भी बुरे रिश्तों के साथ अचीव नहीं कर पाओगे। रिश्तों को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान को कहते हैं सबसे ज़्यादा सुख और इंसान को सबसे ज़्यादा दुःख उसके अपनों से ही मिलता है। तो राइट। इंसान को अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए। अब दिक्कत जब आती है रिलेशनशिप की, एक सबसे कॉमन पैटर्न कि जब लोग मैरिड लाइफ में आते हैं एंड
इन लॉज का इंडिया में बड़ा वो है, ठीक है, हाँ, आई नो। या तो कुछ साल पहले किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, तो वो जो रिजेंटमेंट है, राइट, वो आज भी है। तो लेट्स एग्जांपल, देयर आर 5 पीपल, ठीक है, मैंने 3 को माफ़ कर दिया, पर 2 को तो मैं मरते दम तक माफ़ नहीं माफ करूँगी, नहीं राइट, करूंगी, राइट। हाँ। तो अपैरेंटली तो लग रहा है मुझे कि मैंने 3 को तो छोड़ दिया, लेकिन 2 के लिए तो मेरे अंदर आज भी वो घुटन है, वो सफोकेशन है, वो भी है। तो ये जो 2 के लिए रिजेंटमेंट है, इससे जो बाकी की रिलेशनशिप है, ये बर्बाद होगी कि नहीं होगी? मैं आपने इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस यस ये क्योंकि मुझे लगता है, लेट्स एग्जांपल, दिस इज अ बॉटल, बॉटल इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब इसमें मैं बोलूं कि आधा पानी गंदा आधा पानी साफ है, कैसे पॉसिबल है? या तो ये पूरा क्लीन होगा या पूरा डर्टी होने वाला है। ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैंने 4 को माफ कर दिया, पर 2 के लिए तो मरते दम तक, मतलब मिल जाए तो मर्डर कर दूंगा या कर दूंगी, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर ये सोच रहा है कि मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी? प्लीज थोड़ा बताएं, ये थोड़ा डीपर लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये बहुत लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे मुझे पता है कि ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से कितने सारे लोग ऐसे होंगे, 90% लोग ऐसे होंगे कि जिनके जीवन में 1 आध 2 शख्स तो ऐसे निकलेंगे कि इसको मैं हाँ, कभी माफ़ नहीं करूँगा। यस, और मरते दम तक, आज बिल्कुल। आने वाले 5 मिनट में आप उसको माफ़ कर देंगे, ऐसी कुछ बात बताने वाली हूँ। प्लीज एंड प्लीज। दैट इज़, याद रखना, आप लाइफ में जब भी किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो उस इंसान को आप अपने मन के अंदर जगा देते हैं। यस, जो इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जिसके प्रति आपकी फीलिंग बहुत बुरी है, और उसी को आपकी ज़िंदगी में आपके सबसे इम्पोर्टेंट घर में आप जगह देते हैं, वो आपका मन। और वो इंसान जिसके प्रति आपको इतना गुस्सा है, तो उसके प्रति डेफिनेटली आपको नफ़रत की नेगेटिव फीलिंग है। तो इंसान तो आपके अंदर रहता ही है, पर वो जो नेगेटिव फीलिंग है ना, वो भी आपके अंदर रहती है। और वो फीलिंग जिसे हेट्रेड की फीलिंग कहते हैं, उसके ऊपर ये मैं नहीं कह रही हूँ, लुइस एल हे जैसे बड़े बड़े रिसर्चर ने रिसर्च किया कि अगर एक लेवल से ज़्यादा समय तक आपके अंदर नफरत रहेगी, तो वो आने वाले समय में आपके शरीर में कैंसर पैदा करेगी। 100%। एंड आई टेल यू, दिस इज़ रियलिटी। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा एक काउंसलिंग था, तो एक फैमिली मुझे काउंसलिंग में, मतलब पूरा फैमिली इन्वॉल्व था। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे मदर का भी काउंसलिंग कर सकते हो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले वो 75 ईयर्स के एज के आसपास है और उनको कैंसर है। मैं बोला अच्छा, डेफिनेटली देन कैंसर है तो मुझे तो ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा कि क्या साइकोलॉजिकल रीजंस है उनके। मैं डेफिनेटली काउंसलिंग करूंगी। और जब मैं उनका काउंसलिंग कर रही थी, मैंने एक बहुत शॉकिंग चीज़ देखी। वो लेडी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई टोबैको नहीं खाया, कभी अल्कोहल नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पिया, मोस्टली क्योंकि यही रीज़न बोलते हैं ना कि बिल्कुल सिगरेट, बिल्कुल, कुछ टोबैको भी और नहीं किया फिर भी कैंसर कुछ। है। और सात्विक ज़िंदगी कैसी, हमेशा घर का खाना खाया है, पूजा अर्चना में अपना समय बिताया, सब कुछ सही है और इतनी अच्छी लेडी है, कैंसर क्यों हुआ? क्या चीज़ ट्रिगर कर गई? तो काउंसलिंग करते मैंने बातें करना शुरू किया। यू वोंट बिलीव उन्होंने क्या निकाला। मैंने आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में नफ़रत किसके ऊपर है? बोले मेरी सास के ऊपर। बोले माय, मेरी सास ने जो मेरे साथ बर्ताव किया, और वो लेके आई कि आज से ऑलमोस्ट 55 साल पहले, जब मैं 20 साल की थी, जब मैं शादी करके आई थी, और पहली रात मेरे से कोई जैसे डांटा था, मुझे ये किया था, मेरी चीज़ें ले ली थी, और पूरी बातें कर रहे बोले उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा, तो आपकी सास अभी कहाँ है? बोले उसको तो गुजरे हुए ऑलरेडी 30 साल हो गए। और आज भी यहाँ जिंदा है। सोचो, वो सास गुजर गई, पर आज भी वो लेडी ने उसको यहाँ पे एग्जैक्टली एक एक इमेज के साथ फिट किया है। तो वो नफरत का जो जहर है, वो कहाँ उतरेगा? तुम्हारे ही शरीर में उतरेगा, और वो धीरे धीरे कैंसर के सेल पैदा करता है। कैंसर के पीछे बिगेस्ट साइकोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। भी व्यूअर हमें देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं मैं इसको माफ नहीं करूंगा, कैंसर नहीं चाहते हो तो माफ कर दो। क्योंकि तुम्हारा मैं फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बोल रही हूँ। तो करें कैसे? होते फिजिकल ही नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में मत जाओ। फिजिकल वर्ल्ड में आप, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, केस करो उसके ऊपर, हम्म। जो भी आपका अरे लीगल मैटर अपने है। ही हैं जो लीगल जी मैटर। जो रिलेशनशिप हाँ, की बात कर रहे हैं, अपने हाँ, ही हैं, अभी हाँ, कैसे केस करेंगे? माफ, फॉरगिवनेस जो है ना, हाँ, इट्स वेरी इजी टू लेट इट गो, हाँ। बट इज देयर एनी प्रोसेस, इज देयर एनी टेक्निक जिसको आप अभी बताएं एंड पीपल कैन प्रैक्टिस दैट? या मैं उसके लिए कहूँगी कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो कि क्योंकि मेडिटे मतलब ये इसमें बहुत प्रोसेस लगता है। लगता है मैंने भी जब मैं बिल्कुल। ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस शुरू किया था, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको मुझे बहुत गुस्सा था। पर जब पहली बात तो यहाँ चेंज आ गया कि अवेयरनेस आ गई, तो मेरे मन में इंटेंशन बन गया कि एज सून एज पॉसिबल आई नीड टू फॉरगिव देम। एंड देन हमारा एक वर्कशॉप होता है, एक रिट्रीट होती है। 4 दिन हम रेसिडेंशियल रिट्रीट कराते हैं लोगों को, लोनावला में होता है। उसमें हमारा पूरा एक डीपर प्रोसेस होता है, 2 से 3 घंटे का प्रोसेस,
जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी रिमूवल। और उसमें एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम उसको पॉइंटर्स बताते हैं कि आप कैसे उस इंसान को माफ कर सकते हो। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप अगर पॉसिबल है तो ऐसी प्रैक्टिसेस कीजिए, क्योंकि जी। बहुत हेटरेट भरा होता है, तो शायद उसको सिर्फ बातों से या दो सजेशन से आप नहीं रिमूव कर पाते। तो एट दैट टाइम यू जस्ट प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिससे आप बहुत डीपर लेवल का ऑपरेशन कर सके। जैसे हम फिजिकल करते हैं वैसे हम मेंटल ऑपरेशन करते हैं, दिस इज अ मेंटल ऑपरेशन। बट बाकी अगर कोई सिर्फ इस वीडियो से भी करना चाहे तो मैं इनको इतना कहूंगी कि देखो, हम भी दूध के धुले नहीं है, हाँ। हमने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करती है, हम्म। और हम हमेशा भगवान के सामने क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें माफ कर दो, हाँ। है ना। हम भी नहीं चाहेंगे कि जैसे हमने उनके प्रति नफरत भर के रखी है तो हमारी गलतियों के प्रति भगवान भी हमसे नफरत करे। हम नहीं चाहते, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी गलतियां कोई इग्नोर कर दे। तो फिर ऐसा ही करो, क्योंकि अगर तुम इतना ही समझ लो, तुमने माफी के लिए, तुम्हें नहीं छूट रहा है, नहीं माफ हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें कैंसर चाहिए, बस अपने आप को ये पूछना। नहीं, दुश्मन को हाँ, भी नहीं चाहिए। बस बस इतना क्वेश्चन ही इनफ होता है, तो निकाल, तो निकाल। हम्म। क्योंकि इतना आप सिंपल ये विजुलाइज कर लो कि आपका मन में ना वो इंसान बैठा है और उसका पूरा काला जहर बैठा हुआ है, और जब तक माफ नहीं करोगे वो काला जहर तुम्हारे शरीर में नहीं जाएगा। और एक एक ड्रॉप आप ये देखना कि शरीर के अंदर उतर रहे हैं, और शरीर का कोई भी एक अंग है जिसको खत्म कर रहे हैं। और फिर तुम विजुलाइज करना कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बन जाएगी अगर कैंसर फिजिकली आ गया, तो कितना पेन होगा। बस एक बार ये देख लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि जल्दी से इस कचरे को साफ करो बाबा, इसको माफ करो, इसको डिलीट करो, राइट। सो आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, मत करो ना। आपने आपके साथ किसी ने गलत किया तो पुलिस केस करो, वो करो, पर मन से माफ करो, मन से डिलीट करो, यहाँ से नफरत नहीं, वरना यहाँ की नफरत ना तुम्हें खत्म कर देगी। बहुत इसीलिए सही। जैन धर्म में एक बहुत अच्छा शब्द है, मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म। आपने सुना होगा। हाँ। मिच्छामी दुक्कड़म माने कि आप सोचो, महावीर भगवान इतने सालों पहले भी ये साइकोलॉजी समझ ली होगी कि इंसान अगर माफ नहीं करेगा ना तो वो और तकलीफों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए उन्होंने एक शब्द दिया मिच्छामी दुक्कड़म, माने क्या, साल में एक दिन पूरा निकालो, जिस दिन में आप अपने पूरे साल के अंदर जिसने आपको बुरा किया है उन सभी को माफ करते जा रहे हो, और एक दिन ऐसा कि जिसमें आप सभी को माफी माफ करते दे जा रहे रहे हो। हो। तो आपने माफ भी कर दिया, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस माफी का आपके अंदर दिया गया है। और आप महान महान लोगों की भी कहानियां सुनोगे ना तो माफी शब्द उनके अंदर ये हमेशा इनबिल्ट था। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अपने जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पे लटकाया जा रहा था, कील उनके शरीर में मारे जा रहे थे, पता है उन्होंने क्या कहा कि गॉड प्लीज फॉरगिव देम। करेक्ट। उनको पता नहीं वो क्या, यस। तो इंसान, तभी तो कोई इंसान भगवान बन जाता है ना, जब जब हम कहते हैं ना वो जन्म तो इंसान रूपी लेता है, पर उसके कर्म इतने बड़े होते हैं कि हम उनको भगवान कह देते हैं। व्हाई? बिकॉज फॉरगिवनेस इज दैट। आपको पता होगा स्वामीनारायण संप्रदाय में प्रमुख स्वामी महाराज, BAPS के बहुत महान गुरु, और प्रमुख स्वामी महाराज का एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। पता है गुजरात में अक्षरधाम के ऊपर गांधीनगर में टेररिस्ट अटैक हुआ था। ओके। एंड कितनी बुरी बात है, मतलब टेररिस्ट ने कैसी चीज प्लान की, मंदिर जहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार ही मोस्टली वहाँ पे आता है, और टेररिस्ट अटैक जब हुआ वहाँ पे कितने सारे परिवारों को मार दिया गया। एंड फाइनली पुलिस आती है, टेररिस्ट को भी मार देती है। फिर उसके बाद एक प्रार्थना सभा हुई थी, और वो प्रार्थना सभा जब हुई ना तो प्रमुख स्वामी जी वहाँ पे थे। तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि प्रमुख स्वामी जी बहुत सारा गुस्सा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ कहेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे शब्द कह दे तो और मतलब वातावरण पूरे गुजरात का डिस्टर्ब भी हो सकता है। सब कुछ हो गया। प्रमुख स्वामी वहाँ पे आए, प्रमुख स्वामी महाराज ने आके इतना ही कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग की मृत्यु हुई है, भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे। कितनी महान था कि उन्होंने मतलब इवन टेररिस्ट के लिए भी प्रे किया कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो सही मार्ग पे चले। बट आप देखो वो फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस, तभी तो हम इंसान को कहते हैं ना कि तभी वो संत महात्मा गुरु ऋषि बन जाता है। और कहीं मुझे ये लगता है कि जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आए हैं, दे आर देयर फॉर द रीज़न, राइट। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो इट मीन्स देयर इज सम लेसन दैट यू नीड टू लर्न, राइट। तो जब तक अगर कोई चीज़ रिपीटेडली आपके साथ हो रही है, कोई ऐसा पैटर्न्स अगर आपके अंदर हैं, तो शायद कोई चीज़ आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि भाई ये चीज़ आपको, जैसे आप अगर गुस्से वाले हैं तो कोई ऐसा चीज़ आपको मिलेगा जो आपको गुस्सा हैंडल कैसे करना सिखाए। मतलब ऐसे ही पेयर, ऐसे ही आसपास के पेरेंट्स अगर
मिलते हैं। मैं इसके ऊपर एक कहूँगी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थी। जी। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी कि कई बार हम हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, माँ और बेटा है, बाप और बेटा है, भाई-भाई है और इतना टॉक्सिक रिलेशन है, इतना झगड़ा है, इतना इश्यू है और फिर उसमें लिखा था कि ये आप ही के कर्म हैं जो उनको आपकी ज़िंदगी में लेके आए हैं और यस। पास्ट लाइफ में आपने ही कुछ बुरा किया था तभी वो आपके जीवन में वापस आए। तो ऐसा कहते हैं कि कई बार हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, वो तो हमारे अपने बन के आते ही हैं, पर जिसका हम सबसे ज़्यादा बुरा करते हैं ना, वो भी हमारे अपने ही बन के आते हैं। क्योंकि अपने बन के आएँगे, तभी तो वो हिसाब जो होता है ना कर्म का, वो चुकता होगा। अच्छा किया है तो अच्छा ही वापसी देने के लिए आएँगे और बुराई होती है, तो आपने बुरा किया था ना, वो वापसी देने के लिए आएँगे। तो कई बार कोई बाप कहता है कि मेरा बेटा तो मेरी जान लेने के लिए आया है, मेरा कुछ कुछ मतलब ऐसा हाँ, कहता है कि कुछ मेरा भाई एक्सट्रीम। तो मतलब हुँ, राक्षस है। तो ये हुँ। कहते बिकॉज़ वो था क्योंकि तुमने लास्ट जन्म ऐसा किया था। तो आई डोंट नो व्हाट अबाउट दिस, लाइक पूरा क्या होगा पता नहीं, बट हाँ, मुझे ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी कि बात सही है कि हो सकता है कि हमने भी कुछ किया होगा। तो इससे उसमें बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन इज़ कि तुम इस जन्म में कोई भी तुम्हारे साथ बुरा करे ना, तो यही सॉल्यूशन रखो कि मैंने किया होगा, इसीलिए इसलिए मैं मुझे चुकता कर रहा हूँ। अब जी, मुझे नया नहीं चाहिए, अब मुझे ये बंदा अगले जन्म में तो नहीं ही चाहिए। अगर तुम और रिएक्शन करोगे तो तुम नए कर्म बाँधोगे, वापस वो वो आएगा। विशियस साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। यस, तो एक्चुअल में इसीलिए साइकिल को तोड़ने के लिए भी माफ़ी की प्रैक्टिसेस करवाई जाती है, उसको रिएक्ट मत करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आई नो इट्स टफ, बट आपको क्या ये कैरी ऑन करवाना है? अगले जन्म हुँ, तक उसका रिश्ता रखना है? नहीं रखना तो रिएक्शन बंद कर दो। हर हर बुरी घटना पे बस इतना ही सोचो कि मेरा ही कर्म था, मुझे मिल रहा है, मैं चुकते कर रहा हूँ। हिसाब चुकते, नया हिसाब मत बाँधो। राइट, राइट। बहुत ही अच्छा। सो हिमानी जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली और आई होप जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा-सा पॉज़ लेके सुनना, देखना और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी ना, उसे अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप उसे ना रियल लाइफ़ में अप्लाई नहीं करेंगे। सो मुझे कमेंट में बताइए कि आज के इस पॉडकास्ट में सबसे क्या अच्छी बेस्ट टेक अवे आपकी रही। और अब मैं कुछ रैपिड फायर आपसे करता हूँ, राइट? तो हिमानी, सक्सेस इम्पोर्टेंट है या पीस? पीस, ओके। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन एक लाइन में? मेडिटेशन, ओके। हैप्पीनेस का बिगेस्ट एनिमी क्या है? पेन, पेन। यस, पेन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेन? पेन फिजिकल, ऑफ मेंटल? पास्ट। पास्ट का पेन। ओके। लोगों को ऐसी क्या बैड हैबिट छोड़ देनी चाहिए जिससे वो ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कर दें? लोगों को कौन-सी बैड हैबिट छोड़ देनी छोड़ चाहिए? दें, जिससे वो खुश रहना शुरू कर दें। अपनी समय का डिवैल्यूएशन। जो ओके, समय की कदर नहीं करते, वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। जो समय ओके। मिला है, उसकी कदर करना शुरू कर दो और कम समय बचा है, ये याद रख लो। भले ही 100 साल की ज़िंदगी हो, पर वो भी मैं कहती हूँ बहुत कम है यार। हुँ, इस ब्रह्मांड के मुकाबले हम सिर्फ़ 100 साल की धरती पे आते हैं, तो अपनी समय राइट। की वैल्यू करो। हैप्पीनेस के लिए सबसे पावरफुल और फेवरेट हैबिट आपकी? स्माइल। क्या बात है! वेरी ट्रू, इट्स वायरल। यस, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच हिमानी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को ना अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, खासकर रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि अगर आपकी फैमिली लाइफ रिलेशनशिप अच्छी है तो रियल हैप्पीनेस आप तभी इंजॉय कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड अगर आप इस पॉडकास्ट पर पहली बार हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड अपने उस नियर डियर, जैसे मैंने बताया ना कि जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनको ज़रूर भेजना क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिनसे उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आने वाली है। सो थैंक यू सो वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के अगले एक पावरफुल पॉडकास्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।